वेलकम। आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम जो है वो भूगोल की चर्चा करेंगे, ज्योग्राफी का, कि ज्योग्राफी की महत्ता सिविल सर्विसेज में क्या है। यहाँ पर जो हमारा अप्रोच होगा भूगोल के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये है कि हम 3-4 आयामों से इसको समझने का प्रयास करेंगे कि भूगोल जो है वो हमारे प्रिपरेशन में कितना महत्वपूर्ण है। तो अगर हम ज्योग्राफी के अपने इस सेशन को जो है उसको अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करें कि किन किन आयामों पे हम चर्चा करना चाहते हैं, तो उसको हम 3-4 पक्षों में देख सकते हैं। एक है पहला सिलेबस। सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको इसको देखना है कि क्या है भूगोल का विषय वस्तु। दूसरा जो पक्ष है, अगर हम सिलेबस को देखते हैं तो दूसरा हमारे सामने जो चुनौती है वो है ये कि यूपीएससी के द्वारा भूगोल से कितने सवाल पूछे जा रहे हैं, मतलब वजन कितना है, वेटेज कितना है। 2 पहलू हो गए। तीसरा जो पहलू है, या इसको हम वजन कह सकते हैं या भार कह सकते हैं, सिलेबस क्या है। तीसरा जो है, अगर हम प्रकृति को समझते हैं कि कितने सवाल यूपीएससी के द्वारा पूछे जा रहे हैं, तो अगला जो पक्ष है वो ये है कि सवालों की का नेचर क्या है। यूपीएससी के द्वारा जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनकी प्रकृति क्या है, उनका नेचर क्या है। और जो चौथा पहलू है जो आप सब लोगों के लिए एक चुनौती है भूगोल के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है कि कहां से पढ़ें। या आप इसको रेफरेंसेस कह सकते हैं कि वो क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी चाहिए जिससे हमारा भूगोल का जो टॉपिक है जो यूपीएससी के द्वारा पूछा जा रहा है उसमें हम एक अपना बेहतर कमांड या मजबूत स्थिति हासिल कर सकते हैं। इन 3-4 आयामों पे हमारा ये डिस्कशन फोकस करेगा कि इन 3-4 पहलुओं से हमको अपने इस भूगोल के सिलेबस को समझना है कि जो यूपीएससी के द्वारा दिया जा रहा है। अब इन चीज़ों को शुरू करने से पहले कुछ सवालों के माध्यम से एक उत्सुकता बनाने का प्रयास करते हैं कि ये भूगोल यार इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इतना ज़रूरी क्यों है। तो यहाँ पर कुछ सवाल आपके लिए हैं जो आपको सोचना है, वो ये कि क्या भूगोल का सिलेबस या भूगोल की जो समझदारी है वो इन्वायरमेंट को समझने में मदद करती है। इन्वायरमेंट, फूड चेन है, फूड वेब है, जैव विविधता के टॉपिक्स हैं, पर्यावरण प्रदूषण का इशू है। पर्यावरण प्रदूषण के अंदर आप वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, बहुत सारे आयामों के पढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि इन्वायरमेंट के अंदर एक जो महत्वपूर्ण पहलू है वो है प्रदूषण। प्रदूषण में मान लीजिए कि हम बात कर रहे हैं जल प्रदूषण का। जल प्रदूषण यानी कि जल दूषित हो गया है, अपने नेचुरल स्टेट से वो परिवर्तित हो गया है। जल प्रदूषण एक महत्वपूर्ण पक्ष है, या प्रदूषण ओवरऑल आप पढ़ते हैं इन्वायरमेंट में। अब अगर जल प्रदूषण को समझने का कोशिश करें तो जल को समझने के लिए जो भी जल है वो या तो झील में होगा, या तो ऊपर से जो पानी गिर रहा है उसके द्वारा नदी बन रहा होगा, झरने बन रहे होंगे, है ना। इसका मतलब है कि नदी का वाटर पोल्यूशन हो सकता है, लेक का, तालाब का, झील का, सबका वाटर पोल्यूशन या वाटर प्रदूषण हो सकता है। तो सबसे पहली समझदारी तो हमको नदी को लेके बनानी पड़ेगी। नदी की समझदारी हम कहाँ बनाते हैं? भूगोल में। भूगोल में। प्लस अगर जल प्रदूषित हो रहा है, जल का प्रदूषण हो रहा है, तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, और वो बहुत सारे कारण कहीं ना कहीं नगरीकरण से जुड़े हुए होते हैं, अर्बनाइजेशन की प्रक्रिया के द्वारा, या जो भी हम अपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी हम आर्थिक गतिविधियां कर रहे हैं, उसके द्वारा कुछ प्रदूषण जनरेट होता है। तो इसका मतलब है कि अगर हमको प्रदूषण को समझना है तो हमको उस नदी, जल, जो वाटर बॉडी है उसकी एक समझदारी बनानी पड़ेगी, और नगरीकरण, अर्बनाइजेशन या जो भी आर्थिक आयाम या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ चल रही हैं उसकी समझदारी हमको बनानी पड़ेगी। इन दोनों चीज़ों को कहाँ पढ़ा जाता है, कहाँ समझा जाता है, तो वो सब्जेक्ट मैटर है भूगोल का। एक छोटी सी समझदारी पर्यावरण के माध्यम से जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। ऐसे ही जब आप एयर पोल्यूशन की बात करते हैं कि जो वायु प्रदूषण है, वायु के बारे में अध्ययन हम जलवायु विज्ञान में पढ़ते हैं भूगोल का। अभी चर्चा करूंगा उसके बारे में विस्तार से, बस एक उत्सुकता बनाने का प्रयास कर रहा हूं। इसका मतलब है कि भूगोल का जो सब्जेक्ट मैटर है बहुत ज़्यादा विस्तृत है, वो कहीं ना कहीं पर्यावरण को समझने में मजबूत आधार बनता है।
यानी कि इन्वायरमेंट में अगर बेहतरीन परफॉर्म करना है तो भूगोल की एक बेहतर समझदारी होनी चाहिए। ऐसे ही एक जो आप लोग आए दिन अभी देख रहे होंगे वो है आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन एक टॉपिक है, एक सिलेबस है जो कि यूपीएससी आपके सामने रखता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम अभी की बात करें तो करंट में भारत के बहुत सारे हिस्से जो हैं वो बाढ़ की स्थिति से गुजर रहे हैं। बाढ़ जैसे कि अभी अगर देखें तो फ्लड कहाँ आया है, बिहार में, आसाम में। ये कुछ हिस्से हैं जो फ्लड की स्थिति से गुजर रहे हैं। हाल ही में अभी चेन्नई में भी काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है, अर्बन फ्लड, या शहरी क्षेत्रों में भी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो रही है। मुंबई में भी लास्ट वीकेंड जो है ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई। अब अगर हम बाढ़ के बारे में पढ़ते हैं तो बाढ़ या फ्लड के बारे में कहीं ना कहीं ये जो टॉपिक है वो ज्योग्राफी या भूगोल से जुड़ा हुआ है। लेकिन जब ये चुनौती हो जाता है, जब ये जान माल की क्षति पहुंचाता है, तो हम उसको कहते हैं आपदा प्रबंधन। इसका मतलब है आपदा प्रबंधन को समझने के लिए भूगोल की समझदारी होनी चाहिए। जैसे एक छोटा सा और लेते हैं, भूकंप भी एक प्रकार की आपदा है, लेकिन भूकंप की समझदारी हमको भूगोल में मिलेगी। यानी कि भूकंप आता कैसे है, भूकंप में फोकस क्या होता है, एपिसेंटर क्या होता है ना, पी वेव्स क्या होते हैं, एस वेव्स क्या होते हैं, एल वेव्स क्या होते हैं, किस किस प्रकार से क्षति पहुंचाते हैं, इन क्षति से बचने के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, इन सब का अध्ययन हम भूगोल में करते हैं। इसका मतलब है हम अगर भूगोल को प्रभावी तरीके से पढ़ें तो कहीं ना कहीं वो हमको आपदा प्रबंधन के टॉपिक्स में भी समझदारी विकसित करता है। सूखा है, बाढ़ है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि भूकंप है, वैसे एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आपने एक शब्दावली सुना होगा, सुनामी, है ना। सुनामी जो है कभी क्लास में चर्चा करेंगे उसके बारे में विस्तार से। सुनामी का मतलब क्या होता है? सुनामी का मतलब होता है समुद्र में बहुत ज़्यादा ऊंची लहरें उठती हैं। वो जो लहरें हैं उसका कारण कहीं ना कहीं भूकंपीय घटनाएं हो सकती हैं, ज्वालामुखी की घटनाएं हो सकती हैं, या उल्कापिंडों की बारिश हो सकती है, अलग अलग कारण हो सकते हैं। लेकिन सुनामी एक प्रकार की आपदा है। अब अगर ये आपदा है तो इसकी रणनीति बनाने के लिए पहले हमको सुनामी को समझना पड़ेगा। इस सुनामी की समझदारी हम कहाँ बनाएंगे? तो इस सुनामी की समझदारी हमको भूगोल देगा। भूगोल में हम इसको बेहतर या प्रभावी तरीके से समझेंगे। ऐसे ही अगर हम सामाजिक मुद्दों को देखें, सोशल इश्यूज को देखें, खास करके जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो कहीं ना कहीं जो डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स हैं, सेक्स रेशियो का ऊपर नीचे होना, भारत के बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर सेक्स रेशियो नेगेटिव है, मतलब प्रति 1000 जो पुरुष हैं उसमें महिलाओं की संख्या अपेक्षाकृत कम है। ये एक सामाजिक मुद्दा है, लेकिन इसका वितरण असमान है, मतलब इसका भौगोलिक वितरण अगर देखते हैं तो असमान है। तो भूगोल हमको कारण बताना चाहता है, वो तर्क देगा कि क्यों पूरे भारत में ये जो आपको सेक्स रेशियो का डिस्ट्रीब्यूशन है वो असमान क्यों है, उसके पीछे के तर्कों को समझना है। इसकी समझदारी भौगोलिक अंडरस्टैंडिंग से आती है। भूगोल हमको एक प्रभावी तरीके से समझदारी इसके बारे में देता है। इसका मतलब है अगर हम भूगोल के विषय वस्तु को देखें तो ये कहीं ना कहीं आपको और भी बहुत सारे टॉपिक्स को समझने में मदद करेगा। एक छोटा सा ब्रीफ मैंने इसको आपके सामने रखा, आगे आने वाली क्लासेस में इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अब जो हमारा केंद्र है इस डिस्कशन का भूगोल का, वो ये है कि हमको 4 चीजों को देखना है ताकि हम एक सटीक तरीके से रणनीति भूगोल को लेके बना सके। तो उसके 4 पहलू हैं। सिलेबस, दूसरा है कि सिलेबस अगर है तो यूपीएससी के द्वारा वजन कितना दिया जा रहा है, कितने सवाल पूछे जा रहे हैं मुख्य परीक्षा में, प्रारंभिक परीक्षा में, भूगोल के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक दूसरा पहलू। तीसरा है प्रकृति, नेचर क्या है, कैसे सवाल पूछे जाते हैं, मैप वाले सवाल होते हैं, करंट अफेयर्स के सवाल होते हैं, कैसे सवाल होते हैं। तो प्रकृति और इन सब चीजों को साधने के लिए, यानी कि जो सवाल यूपीएससी के द्वारा पूछे जा रहे हैं इसको हम सटीक तरीके से कैसे आंसर करें, इसको लेके हमारे पास रेफरेंसेस होने चाहिए। कहाँ से पढ़ें, कौन से हमारे पास स्तरीय सोर्सेस हैं। इन 3-4 आयामों को हम अपनी क्लास में कवर करने का कोशिश करेंगे। पहला जो आयाम है जो बताता है कि यूपीएससी का पाठ्यक्रम क्या है, तो जो नोटिफिकेशन यूपीएससी के द्वारा हर साल निकाला जाता है उस नोटिफिकेशन में यूपीएससी के द्वारा ये लिखा होता है सिलेबस में, भारत तथा विश्व का भूगोल, भारत तथा विश्व का भौतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल और आर्थिक भूगोल। इन 3 शब्दावली के साथ सिलेबस खत्म हो जाता है। यानी यूपीएससी क्या कह रहा है कि हमको भारत और विश्व का भूगोल पढ़ना है, और भारत और विश्व के भूगोल में हमको क्या पढ़ना है, हमको भौतिक भूगोल पढ़ना है, हमको सामाजिक भूगोल पढ़ना है और हमको आर्थिक भूगोल पढ़ना है। इसका मतलब है कि यूपीएससी ने इतना ही लिख के छोड़ दिया, हमको इसको डिकोड करना पड़ेगा कि भौतिक भूगोल क्या होता है, सामाजिक भूगोल क्या होता है, आर्थिक भूगोल क्या होता है, भारत के भूगोल में क्या पढ़े, विश्व के भूगोल में किन आयामों को हम फोकस करें।
इस चीज की एक समझदारी बनाने की जरूरत है। इसका मतलब है कि ये जो सिलेबस आपके सामने यूपीएससी ने रखा है, इसको हमको डिकोड करने की जरूरत है, इसको हमको ब्रेक करने की जरूरत है, इसको थोड़ा गहराई में जाके हमको समझना है कि ये है क्या, इनका मतलब क्या है। तो भूगोल को अगर हम एक डिफाइन करने का प्रयास करें कि भूगोल क्या है, तो भूगोल का सिंपल मतलब ये है कि पृथ्वी के ऊपर और पृथ्वी के नीचे जो भी वितरण है, चाहे वो प्राकृतिक हो चाहे वो मानव का वितरण हो, उन सारे पहलुओं को समझना ये भूगोल की विषय वस्तु का पार्ट है, हिस्सा है। यानी कि पृथ्वी का एक समग्र अध्ययन है भूगोल। भू मतलब पृथ्वी, गोल मतलब पृथ्वी गोल है, अगर हम इसको शाब्दिक अर्थ में देखें। लेकिन अगर हम इसको अगर हम गहराई में उतरने का प्रयास करें तो ये एक इंटरेक्शन है कि पृथ्वी पे अगर पर्यावरण है तो पर्यावरण के साथ मानव कैसे तालमेल बना के रह रहा है, क्या वो तालमेल ठीक है, क्या सामंजस्य बेहतर है, या उस तालमेल में कुछ चुनौतियां हैं, कुछ चैलेंजेस हैं, या कहीं ना कहीं मानव ने प्राकृतिक को बहुत हद तक जो है नेगेटिवली प्रभावित किया है। इस स्थिति में क्या स्थिति उस क्षेत्र की बन रही है, रीजनल ज्योग्राफी क्या है या क्षेत्रीय भूगोल इस स्तर का क्या है। तो भूगोल जो है एक समग्र रूप से देखता है कि प्राकृतिक और मानव के बीच में सह संबंध क्या है, उनके बीच में इंटरेक्शन क्या है, उनके बीच में रिलेशंस क्या है। इस पूरे परिप्रेक्ष्य में हमको सिलेबस को समझने का जरूरत है। तो अगर हम भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल को देखते हैं तो इसके तहत जो है एक जो महत्वपूर्ण पहलू है वो ये है कि हमको एक जो समझना है भूगोल के सिलेबस के तहत वो है विश्व का भूगोल। विश्व के भूगोल को हमको देखने की जरूरत है। तो विश्व के भूगोल के तहत बहुत सारे और विषय वस्तु होंगे। इसमें जो एक महत्वपूर्ण पहलू है, यूपीएससी समय समय पे इस पे प्रारंभिक परीक्षा के ऊपर सवाल बनाता रहता है, वो है ब्रह्मांड। इमेजिन करिए, थोड़ा सा सोचिए इसके बारे में। ब्रह्मांड, पृथ्वी जो है वो सौर सिस्टम या सोलर सिस्टम का हिस्सा है। सूर्य है, उसके चारों तरफ 8 ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। इमेजिन करिए कि ऐसे लाखों करोड़ों तारे सूर्य के जैसे हैं जो कि पूरे इस ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। अब सवाल बहुत सारे उत्सुकता वाले आएंगे कि सूरज कैसे बना, सूरज किस चीज का बना है, पृथ्वी क्यों चक्कर लगा रही है ना, और सूरज जैसे और कितने सारे सूर्य हैं, क्या अगर सूरज है तो क्या पृथ्वी जैसा ग्रह भी है जहां पर जीवन हो सकता है। इन सब चीजों का समझदारी, इन सब चीजों को हमें को एक प्रभावी तरीके से समझना है। उसमें से एक पक्ष है जो बताता है कि बिग बैंग जो है 15 बिलियन साल पहले, यानी कि आज से 15 बिलियन साल पहले कोई विस्फोट हुआ था, और उसके लिए एक थ्योरी है, उसका नाम है बिग बैंग थ्योरी। उस बिग बैंग थ्योरी के माध्यम से ब्रह्मांड के बारे में अध्ययन किया जाता है और ब्रह्मांड के विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन होता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो आप लोग पढ़ेंगे पेपर 3 में जीएस के, उस पेपर में ब्रह्मांड के बारे में लगातार कुछ ना कुछ नया हो रहा है। चाइना मंगल ग्रह पे मिशन भेज रहा है, यूएस भेज रहा है, भारत तैयार हो रहा है, दुनिया भर में लगातार हम एक्सप्लोरेशंस ब्रह्मांड की कर रहे हैं, तो लगातार उसमें अपडेट होता रहता है। फाउंडेशन भूगोल की इस क्लास में आपको मिल जाएगा कि ब्रह्मांड है क्या, बना कैसे है, वो थ्योरी क्या है जिसके माध्यम से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि पूरा ब्रह्मांड बना कैसे होगा, और लगातार अपडेट आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लास में करते रहेंगे। तो ये एक पक्ष है जिसको हमको देखना है। ऐसे ही और भी सिलेबस के महत्वपूर्ण पहलू है, बिंदु है, उसको भी देखना है। जैसे पृथ्वी के बारे में कुछ मूलभूत आपको जानकारी बनानी पड़ेगी। अक्षांश रेखाएं क्या होती है, देशांतर रेखाएं क्या होता है, टाइम जोन क्या होता है, सूर्य ग्रहण क्या होता है, चंद्र ग्रहण क्या होता है, अलग अलग पहलू हैं। आने वाली क्लासेस में इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर देते हैं, हाल ही में सूर्य ग्रहण हुआ था, है ना, सोलर इक्लिप्स हुआ था। तो जो सूर्य ग्रहण था वो अपने आप में यूनिक था, यानी कि 1938 में एक सूर्य ग्रहण हुआ था, उसके बाद 2020 में वैसा सूर्य ग्रहण हुआ है, यानी कि 60 और 20 80 साल के बाद वैसा यूनिक सूर्य ग्रहण हुआ है। यूपीएससी के लिए एक इंपॉर्टेंट एरिया बन जाता है सवाल बनाने के लिए कि अगर 80 सालों में एक ऐसा यूनिक सूर्य ग्रहण हुआ है तो क्या यूनिक था उसमें, क्या ऐसा नवीन था उसमें, उसको समझना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा। तो सूर्य ग्रहण की समझदारी आपको कहीं ना कहीं ऐसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को भी हल करने में मदद करेगा। तो आने वाली क्लासेस में पृथ्वी के बारे में समझेंगे कि अक्षांश क्या होता है, देशांतर रेखा क्या होता है, कैसे कोई किसी व्यक्ति को एक जगह पे लोकेट किया जाता है, जीपीएस कैसे फंक्शन करता है। जीपीएस फंक्शन कर रहा है तो पृथ्वी, जीपीएस जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है उसमें मैग्नेट का होना जरूरी है। पृथ्वी अपने आप में, मैग्नेट का मतलब है चुंबक, पृथ्वी अपने आप में एक चुंबक की तरह है, चुंबक की तरह व्यवहार करती है। तो पृथ्वी का अगर चुंबक है
तो पृथ्वी का चुंबक का उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होगा, यानी कि उत्तरी किनारा और दक्षिणी किनारा होगा। क्या पृथ्वी का चुंबक एक ही जगह पे स्थायी है या अस्थायी है? क्या वो घूम रहा है तो कहाँ घूम रहा है, और घूमने की गति क्या है, और घूमने की गति क्यों बढ़ रही है? क्या उसका प्रभाव हमारे नेविगेशन सिस्टम पे है? इन सब चीज़ों को समझने में भूगोल एक प्रभावी भूमिका निभाता है। तो ये कुछ सिलेबस के हिस्से हैं जिसमें हमको कहीं ना कहीं आपको ब्रह्मांड के बारे में पढ़ना है, आपको पृथ्वी के बारे में कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनानी है। इसके अलावा यूपीएससी ने सिलेबस क्या दिया था? भौतिक भूगोल। हमको क्या पढ़ना है? भारत और विश्व का भूगोल। भारत और विश्व के भूगोल में हमको क्या पढ़ना है? भूगोल के अंदर हमको क्या पढ़ना था? भौतिक भूगोल। उसके बाद उसमें लिखा था सामाजिक भूगोल, और एक शब्दावली और लिखा था आर्थिक भूगोल। इसका मतलब है कि भौतिक भूगोल क्या होता है। तो भौतिक भूगोल के अंदर जो सिलेबस का या सब्जेक्ट मैटर है, इसको मैं थोड़ा सा सारगर्भित तरीके से आपके सामने रखूंगा और आने वाले समय में उसको हम विस्तार से समझेंगे। भौतिक भूगोल के बहुत सारे आयाम होंगे। भौतिक भूगोल में जैसे हम अगर पृथ्वी पे के सतह पे खड़े हैं, ये पृथ्वी का सतह क्या है, कैसे बना है, इसके बनने के लिए पृथ्वी के अंदर की कुछ क्या क्रियाएं जिम्मेदार हैं? क्या कुछ पृथ्वी के अंदर कुछ चल रहा है? अगर चल रहा है तो कैसे चल रहा है, क्या क्या चीजें हैं? तो इसका मतलब है कि हमको भौतिक भूगोल के अंदर पृथ्वी की सतह और सतह के नीचे जो चीजें हैं उसका अध्ययन करना पड़ेगा, और उसको कहते हैं भू आकृति विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी। तो हमको बहुत सारे ऐसे पहलुओं को समझना है, देखना है। तो भौतिक भूगोल के बहुत सारे आयाम होंगे, उसमें एक महत्वपूर्ण पक्ष होगा भू आकृति विज्ञान। भू आकृति, पृथ्वी की आकृति कैसी है, और ये आकृति अगर है तो वो आकृति बनी कैसे है? सवाल तो यही उठता है कि अगर कोई आकृति है, कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर पठार है, कहीं पर मैदान है, बना कैसे है कैसे? तो इसका मतलब है कि हमको पृथ्वी के जो भी चीजें हैं, है ना, पृथ्वी का बाहरी भाग जिसमें हम प्लेटू देख रहे हैं, पठार देख रहे हैं, मैदान देख रहे हैं, है ना, पहाड़ देख रहे हैं, हिमालय जैसा ऊंचा चोटी कैसे बना? इसका मतलब है कि कुछ चीजें नीचे से हो रही होंगी जो ऊपर ऊर्जा दे रही होंगी। तो इस पूरी प्रक्रिया में, इस भू आकृति विज्ञान को समझने के लिए हमको आंतरिक बल और बाह्य बल, पृथ्वी की सतह के ऊपर और पृथ्वी की सतह के नीचे जो भी बल काम कर रहे हैं, जो पृथ्वी की आकृति को शेप दे रहे हैं या उसको बना रहे हैं, उन सारे बलों को, उन सारे फोर्सेस का अध्ययन हमको करना पड़ेगा। हमको ज्वालामुखी समझना पड़ेगा, हमको भूकंप समझना पड़ेगा, हमको सुनामी को समझना पड़ेगा, हमको और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, कन्वेक्शन सेल का कॉन्सेप्ट है, बहुत सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा। और उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि पृथ्वी का बाहरी भाग या बाहर जो स्वरूप होगा वो कैसा होगा। तो हमको एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक, आंतरिक बल और बाह्य बल, इन दोनों बलों को समझना पड़ेगा, जो कि आपके भौतिक भूगोल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब इन आंतरिक बलों और बाह्य बलों को समझने के लिए कुछ थ्योरीज होंगे, कुछ सिद्धांत होंगे, उन सिद्धांतों को भी देखना पड़ेगा। जैसे कि एक व्यक्ति आए, उनका नाम है एल्फ्रेड वेगनर, उन्होंने कुछ सिद्धांत दिया। आगे चल के वेगनर के सिद्धांत को कुछ लोगों ने और भी मजबूत किया, जो कि प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत के नाम से जाना गया। इन सब चीज़ों को हमको बेहतर तरीके से समझना है ताकि हम समझ सकें कि दुनिया में कहाँ पर भूकंप आते हैं, दुनिया में कहाँ ज्वालामुखी आते हैं और वहीं क्यों आते हैं। अगर हम कहें जापान का नाम ले, सपोज मान लीजिए जापान बहुत सारे आइलैंड्स का समूह है, उसमें से 4 बड़े आइलैंड हैं, क्यूशू, शिकोकू, होन्शु, होकाइडो। आप मैप में जाके देखिएगा, दक्षिण से उत्तर की तरफ क्यूशू, शिकोकू, होन्शु, होकाइडो। टोक्यो जो है वो होन्शु पे अवस्थित है। तो मान लीजिए कि जापान का अगर हम लोकेशन देखते हैं तो जापान पैसिफिक या प्रशांत महासागर में अवस्थित है। जापान में दुनिया का सबसे ज़्यादा भूकंप आता है, क्यों? फिलीपींस में दुनिया में सबसे ज़्यादा भूकंप के क्षेत्रों में वो भी शुमार है। इंडोनेशिया, मलेशिया, कैरिबियन, वेस्ट इंडीज़, जो क्रिकेट खेलते होंगे मालूम होगा, वेस्ट इंडीज़। तो वेस्ट इंडीज़ में भूकंप ज़्यादा क्यों आते हैं? क्यों यहाँ पर ज्वालामुखी घटनाएं ज़्यादा होती हैं? क्यों इंडोनेशिया में ज्वालामुखी ज़्यादा आते हैं? क्यों फिलीपींस में ज्वालामुखी ज़्यादा आते हैं? क्यों जापान में ज्वालामुखी ज़्यादा आते हैं? इन सब चीज़ों को समझने के लिए हमको कुछ सिद्धांत की जरूरत पड़ेगी। भौतिक भूगोल में हम उसको समझने का प्रयास करेंगे, प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत। ऐसे ही क्या पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जैसे हम ऊपर हैं खड़े, वैसे ही नीचे भी है? नीचे नीचे जैसे हम जाते हैं पृथ्वी के आंतरिक भागों में, क्या पृथ्वी वैसी ही बनी है जैसा हम ऊपर देख रहे हैं, या जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं उसमें कुछ परिवर्तन होता है? और अगर परिवर्तन होता है तो क्या परिवर्तन होता है, और ये परिवर्तन को समझने का साक्ष्य क्या है हमारे पास?
हम कैसे जानते हैं कि पृथ्वी का आंतरिक भाग इस चीज का बना हुआ है? जैसे मान लीजिए कि अगर हम पृथ्वी के इस हिस्से को या इस इमेज के माध्यम से समझें, तो अगर मान लीजिए कि हम यहां पर खड़े हैं और पृथ्वी के बिल्कुल हमको केंद्र में जाना है, तो ये जो डिस्टेंस है वो 6371 किलोमीटर है। अलग अलग किताबें अलग, कहीं पर 378 किलोमीटर लिखा हुआ है। यानी कि पृथ्वी पे जो हम खड़े हैं उसको अगर हम नीचे बिल्कुल जाएं तो हमको 6000 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, तब हम पृथ्वी के केंद्र पे पहुंचेंगे। तो जब हम यहां से डिस्टेंस ट्रेवल करना शुरू करेंगे ऊपर से नीचे की तरफ, तो क्या जैसा ऊपर पृथ्वी है वैसा ही नीचे भी है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और कैसे पता चला कि क्यों नहीं है? और अगर अलग है तो कैसे अलग है, किन किन आयामों में अलग है, क्या ठोस है, क्या तरल है, किस चीज से बना हुआ है, सिलिकॉन से बना है, एल्युमिनियम से बना है, निकल से बना है, लोहे से बना है, किससे बना है? इन सब चीजों को हमको समझना पड़ेगा। और कैसे पता चला कि इससे बना है, उसका भी हमको एक समझदारी बनाना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना या इंटीरियर को समझना भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है भूगोल का, और ये एक महत्वपूर्ण पक्ष है जिसके माध्यम से आप बता सकते हैं कि कहाँ ज्वालामुखी होगा, कहाँ भूकंप होगा, कहाँ पर आपको घर बनाने चाहिए, कहाँ पर ऊंची इमारतें बनानी चाहिए, कहाँ नहीं बनाना चाहिए। जैसे सपोज मान लीजिए अभी हाल ही में आप सुन रहे होंगे कि दिल्ली में लगातार, या दिल्ली एनसीआर के आसपास लगातार भूकंपीय घटनाएं देखी जा रही हैं, लगातार अर्थक्वेक्स आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? ऐसा क्या कारण है कि दिल्ली के आसपास के एनसीआर के क्षेत्र में भूकंप आ रहे हैं? और अगर भूकंप आ रहे हैं तो दिल्ली का जो आंतरिक यानी कि जो अंदर का भाग है, या जो इंटीरियर का स्ट्रक्चर है, जो संरचना है, अगर हम उसको समझ लें तो भूकंप को समझना और उसको बेहतर तरीके से उसकी आपदा का निपटारण करने में एक भूमिका निभा सकते हैं। यानी कि जो आंतरिक संरचना का अध्ययन है वो हमको तैयार करता है कि हम कैसे बेहतर प्रशासक बन सकते हैं, कैसे एक बेटर ब्यूरोक्रेट बन सकते हैं, आपदा का भविष्य में कैसे बेहतर हम जो है उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो एक ये पक्ष है। तो इसी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को देखना, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसको हमको समझना है भौतिक भूगोल के तहत। तो ये कुछ सब्जेक्ट मैटर है, ब्रीफ में मैंने आपके सामने रखा। आने वाली क्लासेस में हमको इसको विस्तार से चर्चा करेंगे, देखेंगे कि यूपीएससी क्या करता है, इन सब टॉपिक से कैसे सवाल बनाता है। इसके अलावा जो दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है भौतिक भूगोल का, वह है जलवायु। जलवायु, वायुमंडल। क्या मानव जीवन, या मानव जीवन को छोड़िए पूरे विश्व भर में जो जीवन है, लाइफ है, क्या वो वायुमंडल के बिना संभव है? नहीं है। यानी कि पृथ्वी पे जो जीवन है, उस जीवन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वो है वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। मार्स में जब जा रहे हैं तो यही वायुमंडल को खोजने का प्रयास कर रहे हैं कि कहीं मंगल में पहले पानी बहता था तो उसका वायुमंडल कैसा था। पृथ्वी का वायुमंडल यहाँ पर जीवन को सुनिश्चित करता है। तो वायुमंडल में कुछ भी परिवर्तन होता है, कुछ भी बदलाव होता है, कुछ भी चेंजेस होता है, तो जीवन को चुनौती मिलेगी। और यही पॉल्यूशन या प्रदूषण का अध्ययन है, और पर्यावरण में यही किया जाता है। और वैश्विक जो प्रयास चल रहे हैं पूरी दुनिया भर में वायुमंडल के प्रदूषण को कम करने के लिए, उसके अध्ययन में क्लाइमेटोलॉजी या जलवायु विज्ञान आपको समग्र रूप से तैयार करता है कि जो भी करंट अफेयर्स में चल रहा है, जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास चल रहे हैं, वो क्या चलेंगे, वायु या वायुमंडल की समझदारी उसको मदद करेगी। जैसे सपोज मान लीजिए, एक छोटा सा इसमें एग्जांपल लेते हैं। आपने सुना होगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है कि हमारे वायुमंडल में ऊंचाई पे कहीं पर मान लीजिए 35 से 50 किलोमीटर जैसे हम ऊपर जाते हैं तो एक अदृश्य छतरी हमारे ऊपर है। अदृश्य छतरी का मतलब है कि ऊपर हमारे एक छतरी लगी हुई है और ऊपर से कोई भी हार्मफुल चीज जो आती है हमारे यहाँ उसको रोकने का वो प्रयास करती है। अब ये जो ऊपर छतरी लगी है, अगर उस छतरी में किसी भी प्रकार का डैमेज होगा तो इसका मतलब है वो हार्मफुल चीजें हमारी तरफ आएंगी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इस बात को सुनिश्चित करता है कि जो 35 से 50 किलोमीटर के ऊपर पृथ्वी के वायुमंडल में जो एक छतरी लगी हुई है, ये छतरी किसकी है? ये छतरी है ओजोन की। ओजोन एक गैस होता है। ये गैस क्या करता है कि सूर्य से जो बहुत हाई एनर्जी के बीम्स आ रहे हैं या फोटॉन्स आ रहे हैं, उसको कहते हैं यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज। अल्ट्रा वायलेट रेज अगर हमारे स्किन पे पड़े लंबे समय तक तो हमको मतलब एक प्रकार का मेडिकल कंडीशन है, वो स्किन कैंसर को जन्म देता है। पेड़ पौधों पे पड़े तो पत्तों को खत्म कर देगा,
उसके उस पूरी प्रक्रिया में क्या होगा, जीवन नष्ट हो जाएगा। क्लोरोफिल ही जब मर जाएगा तो पेड़ पौधे कैसे जिएंगे। इसका मतलब है कि ऊपर जो छतरी लगी है ओजोन की, वो पृथ्वी पे जीवन को सुनिश्चित करती है। और अगर इस छतरी में बहुत सारे होल हो तो, अगर बहुत सारे होल होंगे तो पृथ्वी का जीवन संकट में होगा। इसी संकट को साधने के लिए आप पर्यावरण में पढ़ेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, लेकिन इसकी बेसिक समझदारी वायुमंडल या जलवायु विज्ञान में आपको समझ में आएगी। और यहाँ पर आप इस जलवायु विज्ञान में वायुमंडल को जब पढ़ेंगे, वायुमंडल की संरचना को जब पढ़ेंगे कि ट्रोपोस्फेयर क्या होता है, स्ट्रेटोस्फेयर क्या होता है, मीसोस्फेयर क्या होता है, थर्मोस्फेयर क्या होता है, कौन कौन से लेयर में कौन कौन सी गैसेस हैं, कौन कौन सी गैसेस क्या क्या कार्य करती हैं, जीवन कैसे संभव है, बादल कौन से लेयर पे होते हैं, बादल कहाँ ज़्यादा बारिश करते हैं, कहाँ बारिश क्यों नहीं करते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए कि कहा जाता है कि भारत में एक साथ बाढ़ आता है, एक साथ सूखा पड़ता है। देश के किसी हिस्से में बाढ़ आ रहा होता है तो देश के किसी हिस्से में सूखा पड़ता है। आसाम में अगर बाढ़ आया है, अगर बिहार में बाढ़ आया है, चेन्नई में, मुंबई में बाढ़ आया है, तो राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में सूखा पड़ा हुआ है। अगर हम गुजरात का जो उत्तरी इलाका है, कच्छ का जो क्षेत्र है, वहाँ पर सूखा पड़ा है। क्यों सारे भारत में एक समान बारिश नहीं होती है? क्यों बारिश एक समान नहीं होती? उसका कारण क्या है, उसका रीज़न क्या है, उस तर्क को समझना। वायुमंडल का अध्ययन हमको उस बात को बताता है, समझाता है, और इसी के बेसिस पे हम वर्षा को समझते हैं कि वर्षा का वितरण क्या है, वर्षा का वितरण क्या समान है, क्या असमान है, असमान है तो क्यों है। इन सब चीज़ों का हमारा एक अध्ययन है। जैसे मान लीजिए सपोज कि मान लीजिए कि अगर हम इसको ऐसे समझें तो दुनिया भर में अगर हम भारत की बात करें तो भारत में कहीं पर ज़्यादा बारिश होती है, कहीं पर कम बारिश होती है। दुनिया में भी यही स्थिति होगी। दुनिया के कुछ क्षेत्रों में अपेक्षाकृत ज़्यादा बारिश हो रही होगी, कहीं पर सूखा पड़ रहा होगा। जैसे मान लीजिए कि आपने दुनिया के कुछ मरुस्थलों या रेगिस्तान का नाम सुना होगा। जैसे कि मान लीजिए कि कुछ रेगिस्तान का नाम लेते हैं, जैसे कि सहारा का डिजर्ट है ना, अटाकामा का डिजर्ट है ना। अगर मैं आपको बात करूं तो अफ्रीका में और भी बहुत सारे डिजर्ट हैं। तो अगर अफ्रीका के कुछ डिजर्ट्स का नाम लें तो सहारा के अलावा नामिब डिजर्ट है, कालाहारी डिजर्ट है। अगर हम वेस्ट एशिया, पश्चिमी एशिया में आते हैं तो वहाँ पर आपको सऊदी अरेबियन डिजर्ट है ना। तो दुनिया में ऐसे बहुत सारे सूखे जगह हैं, डिजर्ट्स हैं, मरुस्थल हैं, और कई जगह ऐसे हैं जहाँ पर अपेक्षाकृत हर दिन बारिश होती है। अगर हम कहें कि अफ्रीका के कुछ राज्य हैं, कुछ देश हैं, या अगर हम कहें कि अंडमान निकोबार आइलैंड में लगभग डेली बारिश होती है, इंडोनेशिया में डेली बारिश होती है, मलेशिया में डेली बारिश होती है, पापुआ न्यू गिनी में डेली बारिश होती है ना। अगर हम कहें कि कांगो में डेली बारिश होती है, अगर हम कहें कि साउथ अफ्रीका में दक्षिण अमेरिका में कहें इक्वेडोर में डेली बारिश होती है, ब्राज़ील के उत्तरी हिस्से में लगभग डेली बारिश होती है, लेकिन साथ ही सूखा भी पड़ता है बहुत सारे क्षेत्रों में। क्यों? सवाल उठता है क्यों। इन सब चीज़ों का उत्तर हमको कहीं ना कहीं क्लाइमेटोलॉजी में मिलता है, जलवायु विज्ञान। इस चीज़ को हमको समझना है, देखना है। इमेजिन करिए कि अगर हमारा वायुमंडल जो बना है उसमें 71% नाइट्रोजन है और 21% के आसपास हमारा ऑक्सीजन है ना। तो अगर हम दोनों को मिलाते हैं तो 90% से ज़्यादा का कंपोजिशन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का ही हो जाता है। इसके अलावा बाकी अलग अलग गैसेज हैं उसके अंदर, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है, ओजोन है, अलग अलग गैसेज हैं। अब अगर इस बैलेंस में कुछ भी बदलाव होता है तो उसको कहा जाएगा वायु प्रदूषण। प्राकृतिक स्टेट से डिफर करता है, और वायु प्रदूषण होगा तो उसका प्रभाव क्या क्या पड़ेगा, स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पड़ेगा, प्रकृति पे क्या पड़ेगा, जलवायु परिवर्तन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पड़ेगा, हमारी कृषि पे क्या पड़ेगा, हमारे उद्योग धंधों पे क्या पड़ेगा, हमारे ओशियंस पे क्या पड़ेगा, समुद्र गर्म होंगे ठंडे होंगे, अगर समुद्र गर्म होंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत सारे आयाम हैं, बहुत सारे पक्ष हैं। उन सब चीज़ों को देखना और समझना है कि वायुमंडल में अगर अस्थिरता होती है, वायुमंडल में कुछ भी बदलाव होता है, चेंजेस होते हैं, तो वो अस्थिरता, चेंजेस पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, क्या उसके पहलू होंगे। उन सब चीज़ों का एक समग्र अध्ययन है आपको जलवायु विज्ञान या भूगोल का एक सब सेक्टर। तो इन सब चीज़ों का आने वाले समय में हम पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। जैसे मान लीजिए सपोज एक और छोटा सा एग्जांपल आपको देते हैं। आपने सुना होगा कि हाल ही में वेस्ट बंगाल के सुंदरबन के क्षेत्र में एक चक्रवात आया, साइक्लोन आया, उससे काफ़ी क्षति हुई। उड़ीसा में भी वो चक्रवात जो है उसने प्रभावित किया। अब सवाल ये उठता है कि ये चक्रवात बनते कैसे हैं, ये चक्रवात क्या होते हैं, ये चक्रवात क्या पूरे भारत को प्रभावित करते हैं या तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे थोड़ा सा तो आपको पता चलेगा कि तटीय क्षेत्रों को ही चक्रवात प्रभावित करते हैं, केवल तटीय क्षेत्रों को ही। अगर भारत का मैप बनाए
अगर हम भारत का मैप बनाते हैं, तो हमको पता चलता है कि हार्डली 150 से 200 किलोमीटर का जो क्षेत्र है तट से अंदर तक का, केवल वही चक्रवात से प्रभावित होते हैं। बाकी अंदरूनी इलाकों में चक्रवात पहुंच भी नहीं पाता है या वो बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाता है। सवाल उठता है क्यों ऐसा होता है? अगर भारत को देखें तो भारत के 9 राज्य तटीय राज्य हैं, कोस्टल स्टेट्स हैं। क्या सारे राज्यों में चक्रवात आता है हर साल, या कुछ राज्यों में अपेक्षाकृत चक्रवात ज्यादा आता है? अगर ऐसा है तो क्यों है? और अगर कुछ राज्यों में चक्रवात ज्यादा आता है तो आपदा प्रबंधन में उन राज्यों को चक्रवात को लेके बेहतर कारगर कदम उठाने चाहिए, बेहतर रणनीति बनानी चाहिए। भूगोल इस बात को बताएगा। सपोज मान लीजिए कि आप एक ब्यूरोक्रेट हैं, कि आप डीएम हैं और आप ऐसे तटीय किसी राज्य में आपका जो है पोस्टिंग होता है और भूगोल में आपको चक्रवात की एक बेहतर समझदारी है, तो इसका मतलब है कि ये समझदारी कहीं ना कहीं आपको भविष्य में उस जिले में अगर कोई चक्रवात आता है तो उससे निपटने में एक कारगर सटीक कदम उठाने में आपकी मदद करेगा, क्योंकि आपका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत बेहतर है उसको लेके। जैसे एक दो और एग्जांपल्स इस पे चर्चा करते हैं ब्यूरोक्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे मान लीजिए अगर मैं एक और बात करूं तो जैसे आपने दुर्गा शक्ति नागपाल का नाम सुना होगा शायद। एक ब्यूरोक्रेट हैं, कलेक्टर रही हैं उत्तर प्रदेश में। इन्होंने एक जो महत्वपूर्ण कदम उठाया था वो था भू माफियाओं के अगेंस्ट में बालू का जो खनन करते हैं इलीगल तरीके से, उनके अगेंस्ट उन्होंने स्टेप्स उठाए थे। अब यहाँ पर उन्होंने बालू खनन के अगेंस्ट में क्यों स्टेप उठाया था, तो उसको अगर आप समझदारी बनाने की कोशिश करें तो देखिए क्या होता है कि कोई भी एक नदी है, इसको जलवायु से लिंक करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ ताकि आप समझ पाए। जैसे एक नदी है, ये नदी बह रही है, तो इस नदी के दोनों तरफ जो क्षेत्र होता है वो नदी का बाढ़ क्षेत्र होता है, फ्लड प्रोन एरिया होता है, जहां पर नदी अपना गाद मिट्टी बालू जमा करती है। गाद मिट्टी बालू का एक इंपॉर्टेंट पक्ष क्या होता है कि नदी का जब भी पानी उफान पे होता है तो दोनों तरफ अगर नदी का जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है या उसका जो फ्लड प्लेन है, बाढ़ का जो उसका अपना क्षेत्र है, उसमें अगर गाद मिट्टी और बालू जैसी चीजें होंगी तो यहाँ जो भी पानी एक्स्ट्रा होगा वो रिस करके नीचे चला जाएगा। बालू का एक जो महत्वपूर्ण पक्ष क्या होता है कि वो एक्स्ट्रा पानी को इमीडिएटली नीचे पहुंचा देता है। इसका मतलब है एक तरीके से फिल्टर का काम करता है और एक्सेस वाटर को बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब करता है। अब अगर मान लीजिए कि एक नदी है और ये बह रही है और इस नदी में इल्लीगल तरीके से सपोज यहाँ पर बालू का खनन किया जाए और पूरे बालू को यहाँ पर निकाल लिया जाए, तो नीचे जमीन बचेगी। सपोज मान लीजिए कि इस क्षेत्र में बाढ़ आता है, तो क्या वो बाढ़ का पानी एब्जॉर्व करने में, सोखने में यहाँ पर बालू नहीं होने, अगर बालू नहीं है तो क्या वो जमीन उसको बेहतर तरीके से सोख पाएगी? नहीं सोख पाएगी। तो ऐसे सिचुएशन में जहां पर भी ऐसे अवैध खनन हो रहे होंगे उस क्षेत्र में बाढ़ की प्रबलता बढ़ जाती है। दुर्गा शक्ति नागपाल ने यही किया, अवैध खनन के अगेंस्ट उन्होंने कदम उठाए और वो केवल लीगल कदम नहीं था, वो एक भूगोल का भी एक प्रभावी समझदारी थी, एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग थी जिसके माध्यम से वो करने का प्रयास कर रहे थे। तो इसका ये मतलब है कि जलवायु विज्ञान की समझदारी आपको एक प्रभावी रूप से या सारगर्भित तरीके से आपको एक समझदारी प्रदान करेगी कि कैसे हमको इनिशिएट करना है, कैसे आपदाओं से निपटना है, आपदा प्रबंधन कैसे हम बेहतर कर सकते हैं। इसमें एक छोटा सा और एग्जांपल देते हैं। साल दर साल बिहार में फ्लड आता है, हर बार लोअर असम और अपर असम दोनों जगह पे फ्लड या बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। इसका मतलब है कि अगर हम नदियों को बेहतर तरीके से उसका वाटर मैनेजमेंट करें, उसका फ्लड प्लेन जोनिंग करें, उसके जो भी मेड हैं उसको समय समय पे हम बेहतर तरीके से बनाते रहें या उसका रिपेयर करते रहें, तो कहीं ना कहीं हम बाढ़ जैसी आपदाओं से निपटने में प्रभावी कदम उठा सकते हैं। तो जब आप ग्राउंड पे जाएंगे और ऐसे सिचुएशन या आपदाओं को देखेंगे तो आप अपने ज़िले में एक समग्र रणनीति बनाने में एक बेहतर समझदारी के साथ उसको अप्रोच करेंगे कि इस पार्टिकुलर चुनौती को कैसे बेहतर तरीके से साधा जाए। तो जलवायु को लेके एक थोड़ा सा आपके सामने मैंने रखा कुछ बातें, बाकी विस्तार से चर्चा करेंगे हम लोग। ये दो पहलू हम लोगों ने देख लिया। इसके अलावा जो भौतिक भूगोल का तीसरा पहलू है वो है समुद्र विज्ञान। समुद्र विज्ञान का जो पक्ष है वो ये है कि आपको सब कुछ पढ़ना है। समुद्र के नीचे जो चीज़ें या जो संसाधन है उसकी हमको एक बेहतर या प्रभावी समझदारी बनाने की ज़रूरत है कि समुद्र के नीचे क्या क्या संसाधन हो सकते हैं, समुद्र नीचे कैसा है, समुद्र क्या बिल्कुल समतल है, अगर समुद्र के ऊपर पानी है तो क्या नीचे समुद्र एक समतल मैदान है या समुद्र के अंदर भी ऐसा उबड़ खाबड़
स्थिति हो सकता है, वहां पर भी समुद्र के नीचे पहाड़ हो सकते हैं, पठार हो सकते हैं, मैदानी इलाका हो सकता है, कुछ गहरे कुएं या खाई हो सकती है। कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं और कहाँ बनते हैं, इन सब चीज़ों को देखेंगे। क्या समुद्र में कुछ संसाधन है, तो संसाधन कौन कौन से हैं? जैविक संसाधन हो सकते हैं, अजैविक संसाधन हो सकते हैं। जैविक संसाधन मछली हो सकता है, पेट्रोलियम हो सकता है, नेचुरल गैस हो सकता है। अजैविक संसाधन जो भी ओर्स है, मैग्नीज ओर है, या जो भी आपके पास अन्य धात्विक खनिज वहाँ पर अवस्थित हैं, ये सारे संसाधन हैं वहाँ पर। हमको समझना पड़ेगा कि समुद्र के अंदर कौन कौन से संसाधन हैं। इन सब पक्षों का अध्ययन करना समुद्र विज्ञान का एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो आने वाली क्लासेस में हम इसको विस्तार से समझेंगे, इस चीज़ को देखेंगे कि ये क्या होता है ना, क्या संसाधन है समुद्र के, क्या क्या संसाधन है, जैविक है, खनिज है, ऊर्जा संसाधन, बहुत सारी चीज़ें हैं। उन सब चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो एक और जो महत्वपूर्ण पहलू है वो ये है कि दुनिया जो है या पूरे विश्व का जो मेजर पार्ट है वो समुद्र है या पानी से ढका हुआ है। इसीलिए अर्थ को या पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है, नीला है, पानी के रंग का है, ब्लू प्लैनेट। अब मान लीजिए कि दुनिया के एक सबसे बड़े हिस्से पे समुद्र का पानी फैला हुआ है, तो समुद्र अपने अंदर ऊष्मा को भी जो है समाहित कर रही होगी, या सूर्य से जो गर्मी आती है उसको अपने अंदर समाहित करती है। इमेजिन करिए कि जो ठंडा इलाका है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव का इलाका है, वो अपेक्षाकृत ठंडा है। अगर ठंडा है तो इसका मतलब है वो अपेक्षाकृत ठंडा होगा, यानी कि समुद्र का पूरा पानी का तापमान एक जैसा नहीं होता है। कहीं पर वो अपेक्षाकृत गर्म होता है और कहीं पर अपेक्षाकृत ठंडा होता है। कुछ इलाके हो सकते हैं कि समुद्र का ये वाला पार्ट ठंडा हो जो कि ध्रुवों के पास हो, और समुद्र का नीचे वाला इलाका अपेक्षाकृत गर्म हो। अब अगर समुद्र का पूरा ये बॉडी है, पूरा का पूरा मान लीजिए कि अटलांटिक सागर है, इसका उत्तरी हिस्सा ठंडा है और जो मध्य का इसका हिस्सा है वो अगर गर्म है, तो इमेजिन करिए कि समुद्र के अंदर गर्म और ठंडा पानी होगा। अब अगर गर्म और ठंडे पानी को आप मिक्स करेंगे तो मिक्सिंग होगा। ये जो मिक्सिंग है, इससे क्या क्या संभावनाएं पैदा हो सकती हैं? क्या ये जीवन को बढ़ा सकता है? क्या ये बारिश कर सकता है? क्या ये सूखा ला सकता है ना? जब ये मिलते हैं गर्म और ठंडा पानी, तो क्या ये दुनिया के मत्स्य पालन को आगे बढ़ा सकते हैं या नहीं बढ़ा सकते हैं? जैसे कुछ नाम है, ग्रैंड बैंक, डॉगर बैंक, दुनिया के ऐसे महत्वपूर्ण मत्स्य के क्षेत्र वो वहीं मिलते हैं जहाँ पर गर्म और ठंडा पानी आके मिल रहा होता है। यानी कि समुद्र में जो आपको धाराएं चलती हैं, गर्म और ठंडे जल की धाराएं, जो कि पानी गर्म और ठंडे होने के कारण होता है, वो विभिन्न संभावनाओं को जन्म देता है। उन संभावनाओं को समझना, उन संसाधनों को प्रभावी तरीके से दोहन करना, सतत विकास की अवधारणा के साथ जोड़ के करना, कैसे हम अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ा सकते हैं। अगर हम बस इतना ही रहने देते हैं समुद्र विज्ञान के अंदर, बाकी उसके बारे में कभी विस्तार से चर्चा करूंगा। बस एक चीज आपके सामने जोड़ना चाहूंगा। इमेजिन करिए कि अगर दुनिया का सबसे बड़ा हिस्सा पानी से डूबा हुआ है और जमीन का हिस्सा हार्डली 20%, 21% है, और बाकी 79% मान लीजिए कि पूरा हिस्सा पानी है, तो इमेजिन करिए कि अगर दुनिया में 79 या दुनिया का 75% हिस्सा पानी में डूबा हुआ है, तो पानी के नीचे जो ज़मीन है उसके संसाधनों का हम बेहतर तरीके से दोहन नहीं कर पाए हैं, या पानी के अंदर जो संसाधन है हम उसका दोहन नहीं कर पाए हैं। ज़मीन के संसाधनों का हम बहुत ही ज़्यादा दोहन कर चुके हैं, भारत में भी हो चुका है, दुनिया भर में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। इसका मतलब है कि भविष्य में संसाधनों का जो फ्रंटियर है, जो सोर्स होगा, वो होगा ओशियन। और इसीलिए पूरी दुनिया जो फोकस कर रही है वो फोकस कर रही है कॉन्सेप्ट पे जिसको कहते हैं नीली अर्थव्यवस्था। नीली अर्थव्यवस्था जिसको ब्लू इकोनॉमी में ब्लू इकोनॉमी भी कहा जाता है। भारत सरकार भी लगातार नीली अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। दुनिया के अधिकतर देश इसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि समुद्र के अंदर जो संसाधन है उनका हम लोगों ने समग्र रूप से दोहन नहीं किया है। अब अगर समुद्र के अंदर संसाधनों का दोहन करना है तो हमको कुछ नियम बनाने पड़ेंगे, कुछ नीतियां तय करनी पड़ेंगी, कुछ अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाने पड़ेंगे। तो उस संदर्भ में हमको समुद्र और समुद्र प्रदूषण को लेकर कुछ कानून बनाने पड़ेंगे और उस कानून का भी अध्ययन करना पड़ेगा, ताकि कोई विवाद होता है दो देशों के बीच में तो उन विवादों का बेहतर तरीके से निपटारा हो सके। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, UNCLOS, ये एक अंतर्राष्ट्रीय कानून है। इस कानून के दायरे में रह के जो है हर देशों की जिम्मेदारी तय किया जाते हैं कि क्या आपको करना है, क्या आप नहीं कर सकते हैं, कैसे आप सब आपस में अपने विवादों का शांतिपूर्ण तरीके से हल निकाल सकते हैं। चाइना जैसे देश इसको नहीं मानते हैं, वो एक अलग
विषय है, लेकिन ये कुछ आयाम है समुद्र विज्ञान के जिसको हमको आने वाली क्लासेस में विस्तार से देखना और समझना है। उसको देखेंगे, समझेंगे। तो हम लोगों ने 3 पहलुओं को देखा फिजिकल ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। 3 पहलू क्या हैं? आपको भौतिक भूगोल है, जलवायु विज्ञान है और समुद्र विज्ञान है। इन 3 पहलुओं की हम लोगों ने एक समझदारी बनाई कि ये सब्जेक्ट मैटर है भूगोल का, इसकी समझदारी हमको प्रभावी तरीके से बनाने की जरूरत है। तो आने वाली क्लासेस में इसके बारे में देखेंगे, इसको समझेंगे, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अब जो अगला पहलू है वो है मानव तथा आर्थिक भूगोल। यही आपकी यूपीएससी का सिलेबस है। मानव तथा आर्थिक भूगोल, हमको पूरे विश्व का, पूरी दुनिया का आर्थिक और मानव भूगोल के पॉइंट ऑफ व्यू से अध्ययन करना है। तो आर्थिक और मानव भूगोल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या अध्ययन करना होगा? हमको दुनिया का ट्रांसपोर्टेशन का नेटवर्क समझना पड़ेगा, यातायात कैसे हो रहा है उसको देखना पड़ेगा। दुनिया में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं और उन इंडस्ट्री का वितरण कैसे है, कहाँ कौन सी इंडस्ट्री जापान में है, कौन सी जर्मनी में है, कौन सी अपेक्षाकृत इंडस्ट्री फ्रांस में है, कौन सी नई इंडस्ट्रीज आ रही हैं जिसको हम 4th इंडस्ट्रियल या चौथा औद्योगिक क्रांति कह रहे हैं, वो कौन कौन से आपको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस हैं या कौन कौन सी औद्योगिक क्रांति है जिसने दुनिया को देखने का नजरिया बदल दिया। ये उद्योग धंधे कहाँ पर अवस्थित हैं, इनका लोकेशन क्या है और इनका लोकेशन वहाँ पर क्यों है, और ये उस देश, उस क्षेत्र के विकास को कैसे बदल सकते हैं। इन सब चीज़ों को हमको समझना है इस मानव और आर्थिक भूगोल के आयाम के तहत। तो यहाँ पर कुछ पहलू हैं इस टॉपिक के, इस सब्जेक्ट मैटर के। तो हमको क्या देखना है? तो हमको इस मानव और आर्थिक भूगोल के तहत दुनिया भर में जो भी फॉरेस्ट हैं, जंगल हैं, उनको देखना है। जैसे सपोज मान लीजिए कि आपने पढ़ा होगा या पढ़ रहे होंगे आप कि लास्ट ईयर अमेजन के फॉरेस्ट में फायर हुआ या बहुत बड़ी आग लगी, और एक आग नहीं लगी, एक साल में 76 आगे लगी। ऐसी क्यों? अमेजन का जो फॉरेस्ट है, जंगल है, वो किस तरीके से आपको आपके आर्थिक आयाम को मजबूत करता है, साथ ही साथ दुनिया का एक ग्लोबल सिंक है कार्बन का। कार्बन के सिंक का मतलब है कि दुनिया भर के कार्बन या एक्स्ट्रा कार्बन को अवशोषित करता है और ऑक्सीजन सप्लाई करता है। तो ये जो जंगल है, ये किस प्रकार से उपयोग किया जा सकता है, जंगल का प्रकार क्या होता है, क्या अगर आप कभी ठंडे इलाकों में जाएं तो वहाँ के पेड़ थोड़े अलग होते हैं, पहाड़ी इलाकों में जाएं जहाँ पर ठंडा है वहाँ पर पेड़ शंकुधारी होते हैं, अगर आप कुछ ऐसे क्षेत्र में जहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है वहाँ सदाबहार वन होते हैं, पत्ते कभी गिरते ही नहीं हैं। जब आप सूखेग्रस्त क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ पर पत्तों का साइज़ देखेंगे तो छोटा छोटा हो जाता है। जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, सूर्य की रोशनी खूब पड़ती है, वहाँ पत्तों का साइज़ बहुत बड़ा बड़ा होता है। कीकर, बेल, है ना, ऐसे जो पेड़ होते हैं जो सूखेग्रस्त होते हैं या सूखे क्षेत्रों में होते हैं। यानी कि दुनिया भर में जो जंगल हैं या फॉरेस्ट हैं या वनस्पति हैं, इनका वितरण अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार का है। और अगर अलग अलग प्रकार का है तो उसका क्या महत्ता हो सकती है, वो महत्वपूर्ण कैसे हो सकते हैं, है ना। अब अगर जंगल है तो हम क्या इस जंगल का इस्तेमाल कर सकते हैं? जैसे सपोज मान लीजिए कि आपने सुना होगा मलेरिया का जो ड्रग है, मलेरिया से लड़ने के लिए, मलेरिया जो मच्छर काटने से होता है, उसके लिए जो दवाई बनती है वो दवाई एक हमको जंगल से मिलती है, एक पेड़ से मिलती है, उसका नाम है सिंकोना ट्री। माना जाता है कि अमेजन फॉरेस्ट, अमेजन दुनिया का सबसे बड़ा विश्वत वन है। माना जाता है कि अभी तक 99% जो अमेजन में स्पीसीज हैं उसका अध्ययन नहीं हो पाया है कि इसका मेडिकल इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है, मेडिसिनल इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है। एक गलती से हमने सिंकोना खोज लिया और उसने मलेरिया का इलाज खोज दिया। इमेजिन करिए कि 99% जो स्पीसीज, जो वनस्पति वहाँ पर पाए जा रहे हैं, अगर हम उसको बेहतर तरीके से अध्ययन करें तो मानव के, या आप कह सकते हैं कि हेल्थ में एक बड़ी क्रांति ला सकता है, रिवॉल्यूशन ला सकता है। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसको हमको समझना है और उसको देखना है कि कैसे उपयोग में लाया जा सकता है। संसाधन है हमारे लिए, रिसोर्सेज है। इस पूरी प्रक्रिया में वन संरक्षण को देखना है, वन संरक्षण को समझना है। जैसे इसमें एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि जिसको इसकी एक व्यापक समझदारी होगी, जिस ब्यूरोक्रेट को प्रभावी तरीके से रणनीति बना रहा होगा, उसमें एक व्यक्ति है, उसका नाम है आदिल खान। आदिल खान जो है वो एक यंग डिप्टी कलेक्टर, सॉरी यंग कलेक्टर हैं आपको आसाम के। इन्होंने एक देखा कि जो जंगल है, बोनगाई गांव करके एक जिला है आसाम में, वहाँ पर वो डीसी थे, मतलब कलेक्टर थे वो। तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि ये जो क्षेत्र है यहाँ पर जंगल बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस जंगल के संसाधन का इस्तेमाल प्रभावी तरीके से नहीं हो पा रहा है। और इस जंगल में एक पार्टिकुलर स्पीसीज ऑफ बंदर रहता है जिसको कहते हैं गोल्डन लंगूर, जिसकी संख्या बहुत कम है। और जो जंगल है उसमें पेड़ पौधे ऐसे फलदार नहीं हैं, जिसके कारण वो गोल्डन लंगूर बार बार उस जंगल से निकल के जो रिहायशी इलाके हैं, मतलब जो सेटलमेंट है, उसकी तरफ बढ़ता है। और उस पूरी प्रक्रिया में लोग उसको पोचिंग करते हैं, उसको मार देते हैं या
जो स्पीडिंग गाड़ी है उससे वो टकरा के मर जाता है। और ये एक इम्पॉर्टेंट स्पीसीज है उस पार्टिकुलर जगह का, मतलब एक इम्पॉर्टेंट जैव विविधता के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट गोल्डन लंगूर एक स्पीसीज है। इसके खत्म होने का प्रभाव पूरे जंगल पे पड़ेगा। इस ब्यूरोक्रेट ने इस बात को समझा और समझने के बाद उसने मनरेगा मतलब है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, उसके अंदर जो आपको नॉन स्किल्ड वर्कफोर्स का जॉब दिया जाता है, उन्होंने उस जॉब का इस्तेमाल करके पेड़ पौधे जंगल में लगाए। कैसे? फलदार। उस फलदार पेड़ में भी उन्होंने उसका चुनाव किया जो उस पार्टिकुलर जलवायु में बेहतर तरीके से उग सकते हैं और उस गोल्डन लंगूर के फूड हैबिट का हिस्सा है। इन सब चीज़ों को समझने के बाद उन्होंने उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बदल दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया, और आज वो बनगाई गांव का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टूरिज्म का एक इंपॉर्टेंट हब है, जीवोपार्जन दे रहा है। इसका मतलब है जंगल जो है वो टूरिज्म का भी संसाधन हो सकता है, सतत विकास की अवधारणा को भी जोड़ सकता है। सतत विकास मतलब मीटिंग द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन। आज की जनरेशन की जरूरतों को पूरा करना और साथ ही साथ जो भविष्य का जनरेशन है उसके लिए भी हम संसाधन को अगर संजो पाते हैं तो इसको कहा जाता है सतत विकास। आज की भी जरूरतों को पूरा करना और भविष्य के लिए भी संजो के रखना। ये जो आदिल खान ने किया आसाम में, ये एक मॉडल है। ये बताता है कि अगर आपको इन सब चीज़ों का एक प्रभावी समझदारी है तो आप ग्राउंड में जाके एक बेहतर ब्यूरोक्रेट की भूमिका निभाएंगे। तो एक जंगल को लेके संसाधन है, उस संसाधनों का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, एक और छोटा सा इसमें एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मान लीजिए किसान है, किसान जो है वो जो अपना फसल उगाता है, गेहूँ उगा रहा है, चावल उगा रहा है, अलग अलग जो भी फसल उगा रहा है, उसका मेड़ खाली रह जाता है। मेड़ का मतलब है जो उसका बाउंड्री है वो खाली रह गया है। मान लीजिए कि इस मेड़ पे ऐसे पेड़ लगाए जाएं जो सीधे सीधे हो, बहुत ज़्यादा छायादार ना हो, क्योंकि छाया पड़ेगा तो फसल अच्छी नहीं होगी। तो ऐसे पेड़ उगाए जाएं जो ज़्यादा छायादार ना हो, लेकिन उसका डिमांड भी बहुत ज़्यादा हो। डिमांड का मतलब है इंडस्ट्री में उसका इस्तेमाल होता हो। तो यहाँ पर एक समझदारी बनी कि पॉपुलर एक पेड़ होता है, जो लोग ग्रामीण परिवेश से आते हों और खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र से आते हों, उनको एक समझदारी होगी। पॉपुलर का एक पेड़ होता है, पॉपुलर माचिस बनाने के लिए इस पेड़ का इस्तेमाल होता है। इस पेड़ को मेड़ के किनारे किनारे लगाया जाता है। ये बहुत जल्दी उगाता है, 2-2.5 साल में ये मैच्योर हो जाता है, बड़ा हो जाता है। इसको आप काट दीजिए और वो एक अच्छा इनकम का स्रोत होता है, यानी कि किसान को एडिशनल इनकम देता है। और फिर यहाँ पर आप पॉपुलर का पेड़ लगा दीजिए, वो फटाफट 1.5-2 साल में ग्रो कर जाएगा। इस तरीके से इनकम का भी सपोर्ट हो रहा है और साथ ही साथ आप क्या कर रहे हैं, आप इस सामाजिक वानिकी मतलब पेड़ भी लगा रहे हैं और उस सामाजिक वानिकी का भी हिस्सा है, या आप इसको कृषि वानिकी, कृषि के साथ वन को जोड़ना, पेड़ों को भी उगाना और उससे अपने इनकम को सप्लीमेंट करना। इसका मतलब है कि ऐसे आइडियाज़ को भविष्य में इस्तेमाल किया जा सकता है भारत के अन्य क्षेत्रों में भी प्रभावी तरीके से इनकम को सप्लीमेंट करने के लिए। तो ये कुछ है दुनिया के, अगर हम जंगल की बात करें तो उसका अध्ययन, उसके संसाधनों को देखना है और कैसे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। समुद्र के संसाधन के बारे में थोड़ा सा मैंने सारगर्भित तरीके से आपके बारे में चर्चा किया, नीली अर्थव्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक और जो हमको समझना है आर्थिक, मानवीय और आर्थिक भूगोल के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है कृषि। दुनिया में अलग अलग प्रकार की कृषि होती है ना, अलग अलग प्रकार की कृषि होती है, उसकी चर्चा कभी हम करेंगे क्लास में। अब दुनिया में अलग अलग प्रकार की कृषि, आपने सुना होगा स्टेपी प्रदेश, पेरी प्रदेश, है ना, या कहीं कहीं पर जो होता है केवल अपने खाने के लिए उगाए जाते हैं। तो यहाँ पर दुनिया में जो खेती अलग अलग हो रही है, मान लीजिए कि सपोज आलू है वो ठंडे जगह पे होता है, आम जो है वो गर्म जगह पे होता है ना, या टमाटर जो है वो अपेक्षाकृत गर्माहट के साथ होता है, बहुत ज़्यादा ठंड बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं चाहिए होता है। प्याज अपेक्षाकृत गर्म जगह पे होता है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे फल हैं, या अगर सब्जियों का सीजन देखेंगे तो कुछ ठंड में होते हैं, कुछ गर्म में होते हैं, कुछ गर्म जगहों पे होते हैं। इसका मतलब अगर पूरी दुनिया का हम विश्व का एक मैप बनाएं और विश्व के मैप में देखें कि दुनिया के कुछ क्षेत्रों में कुछ पार्टिकुलर वेराइटी ऑफ क्रॉप्स होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने स्पेन, इटली, इन सब चीज़ों का नाम सुना होगा, स्पेन का नाम, इटली का नाम, इजराइल का नाम, इन सब देशों को भूमध्य सागरीय देश कहते हैं। और यहाँ पर जो जलवायु पाई जाती है वो भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, चर्चा करेंगे उसका आगे हम कभी। अब यहाँ पर जो जलवायु पाई जाती है वो एक विशेष प्रकार की है और उसमें कुछ विशेष प्रकार के फल फूल उगते हैं। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में कल्चर है सरसों के खाने का, सरसों तेल के खाने का। अगर आप भूमध्य सागर में जाएंगे तो ऑलिव ऑयल है, ऑलिव ऑयल के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। पूरी दुनिया में ऑलिव ऑयल का ज़्यादा डिमांड है, लेकिन ऑलिव ऑयल क्यों होता है, कहाँ होता है और कैसे होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम देखते हैं, सपोज
जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं कि पूरी दुनिया में जो चाय के बागान हैं वो न बहुत ज़्यादा ठंडे इलाकों में न बहुत ज़्यादा गर्म इलाकों में, मतलब अपेक्षाकृत दोनों के ट्रांजिशन जोन के बीच में उगाए जाते हैं, यानी कि जहाँ पर जो तापमान होना चाहिए 15 से 21 डिग्री के बीच में होना चाहिए। भारत का जो हिमालय का क्षेत्र है वो ऐसे, जो नीचे वाला हिमालय का क्षेत्र है जिसको शिवालिक हिमालय कहते हैं, ये वाला क्षेत्र ऐसे चाय के बागान के लिए फेमस है। दुनिया में जहाँ जहाँ पर भी ऐसे कंडीशन मिलेंगे वहाँ पर चाय के बागान होंगे। जैसे एक छोटा सा आपके लिए एक यहाँ पर ट्रैप क्रिएट करते हैं, एक छोटा सा बात रखते हैं कि अगर पूरे हिमालय में चाय का बागान मिलता है या पूरे हिमालय में संभावना चाय के बागान में है, तो केवल पूर्वी हिमालय में ही क्यों चाय का बागान होता है, पश्चिमी हिमालय में हमको चाय के बागान अपेक्षाकृत क्यों कम नजर आते हैं? पूर्वी हिमालय में ऐसा क्या स्थिति बनता है, क्या ऐसे जलवायु कारक हैं, विद्यमान है जो ऐसे खेती को जन्म देता है? गन्ने का कल्टीवेशन गर्म इलाकों में होता है। गर्म इलाकों में जैसे मेडागास्कर है, रीयूनियन आइलैंड है, मॉरिशस है, भारत है, श्रीलंका है, वेस्ट इंडीज है, ऐसे देशों में होता है। तो हमको ऐसे कुछ महत्वपूर्ण जो फसल है, प्रमुख जो फसल है, उनका उपयोग क्या क्या हो सकता है, उनका क्षेत्र क्या क्या है और उनका व्यापार कैसे हो रहा है, इन सब चीज़ों को हमको देखने की ज़रूरत है। ऐसे ही दुनिया के जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, यूरेनियम है, इन सब जो आपको ऊर्जा के मटेरियल्स हैं, इन संसाधनों का भी हमको एक वैश्विक वितरण समझना है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखना है और भारत वहाँ पर कहाँ खड़ा है, इन सब स्थिति को भी हमको देखना और समझना है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पहलू है भारत सामाजिक और आर्थिक भूगोल के तहत जिसको हमको देखना है, जिसको हमको आने वाली क्लास में हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। कुछ और आयामों को देखते हैं। तो एक आपको समझदारी ओवरऑल सिलेबस को लेके बन रही होगी कि भूगोल का सिलेबस थोड़ा विस्तारित है। अगर मैं प्राकृतिक भूगोल की बात करूं तो हमको जो है ब्रह्मांड को भी देखना है, हमको भू आकृति विज्ञान को भी समझना है और उससे जुड़े हुए पहलुओं को देखना है, हमको जलवायु विज्ञान समझना है, हमको समुद्र विज्ञान समझना है और सामाजिक और आर्थिक भूगोल का दायरा काफ़ी ज़्यादा विस्तृत है। इन सब चीज़ों को हम विस्तार से आने वाली क्लासेस में देखेंगे। इसके अलावा जो सिलेबस का अगला हिस्सा है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी। भारत का भूगोल एक विस्तारित पक्ष है, इसमें काफ़ी सारे आयामों की चर्चा करेंगे। अभी बस एक सारगर्भित तरीके से आप समझ लीजिए कि भारत के बारे में एक मूलभूत समझ बनानी पड़ेगी। भारत कहाँ अवस्थित है, अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांतरीय विस्तार कितना है, भारत के बगल में कौन कौन से देश हैं। जैसे अगर भारत के बगल में कौन कौन से देश हैं उसको मैं कहना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ BCPN MBA। घटते हुए क्रम में सबसे बड़ा बॉर्डर हमारा किसके साथ है, बांग्लादेश के साथ, फिर किसके साथ है, चाइना के साथ, फिर किसके साथ है, पाकिस्तान के साथ, फिर नेपाल के साथ, फिर म्यांमार, फिर बांग्लादेश, भूटान और फिर अफगानिस्तान। इन 7 देशों के साथ भारत का बॉर्डर लगता है, या आप लैंड बॉर्डर कह सकते हैं कि ये लगता है। डिसेंडिंग ऑर्डर में है, बड़े आराम से हम लोगों ने कर लिया कि सबसे लंबा बांग्लादेश के साथ और सबसे छोटा अफगानिस्तान के साथ। इसके बीच में सीक्वेंस ऐसे ही रहेगा जैसे मैंने इस पे लिखा है BCPN MBA। तो भारत का कुछ हमको मूलभूत समझ बनाना पड़ेगा कि हम कहाँ पर अवस्थित हैं, हमारा अक्षांश क्या है, हमारा देशांतर क्या है, हमारे बगल में कौन कौन से देश हैं, सबसे लंबा बॉर्डर किसके साथ लगता है, सबसे छोटा बॉर्डर किसके साथ लगता है। और बॉर्डर की समझदारी आपको सुरक्षा की क्लासेस में मदद करेगी, सिक्योरिटी की क्लासेस को समझने में एक प्रभावी भूमिका जो है ये निभाएगी। तो भूगोल के बारे में जो मूलभूत समझ है, अवस्थिति क्या है, अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, टाइम जोन क्या होता है ना, पड़ोसी देश क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा में BCPN MBA है, ये 7 देश हैं जिनसे हमारा बॉर्डर लगता है। अब इन 7 देशों से अगर हमारा बॉर्डर लगता है तो कौन कौन से राज्य हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं, उसका हमको एक आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा। जैसे सपोज मान लीजिए कि भारत और म्यांमार के बीच में जो बॉर्डर है, अगर हम उसको अरेंज करना चाहें कि उत्तर से दक्षिण की तरफ वो कौन कौन से राज्य हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए अरुणाचल प्रदेश होगा, फिर कौन सा होगा, नागालैंड होगा, फिर क्या होगा, मणिपुर होगा, फिर क्या होगा, उसके नीचे मिजोरम होगा। तो इस तरीके से आपको उत्तर से दक्षिण की तरफ अरेंज करना होगा। कई बार UPSC के द्वारा ऐसा सवाल बनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हुए राज्य, ऐसे ही आपको पाकिस्तान के संदर्भ में, चाइना के संदर्भ में जो है तैयार करना पड़ेगा, बांग्लादेश के संदर्भ में, भूटान के संदर्भ में, नेपाल के संदर्भ में देखना है। इसके अलावा जैसे हमने दुनिया का भौतिक भूगोल का समझने का प्रयास किया, वैसे ही हमको भारत की भी भौतिक दशाओं या भारत के भी भौतिक भूगोल को समझना है। तो भारत के भौतिक भूगोल में अगर मैं सिर्फ इस मैप से आपको समझाने का प्रयास करूं तो भारत के भौतिकी को या फिजियोग्राफी को 5 भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या होगा, हिमालय होगा, हिमालय का क्षेत्र, हिमालय का पहाड़।
अब ये बना कैसे, इसके बनने की क्रिया क्या है, कब बना, कैसे बना, गोंडवाना लैंड क्या होता है, अंगारा लैंड क्या होता है, टेथिस सीज क्या होता है, 65 मिलियन साल पहले क्या हुआ था, क्या हिमालय एक साथ ऊपर उठ गया, शिवालिक हिमालय, मध्य हिमालय और सबसे जो उत्तर में है उसको कहते हैं वृहद हिमालय, इनका निर्माण स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में हुआ है, कैसे हुआ है, इन सबको देखेंगे, इन सब चीज़ों को समझेंगे। इसके अलावा इस हिमालय के मैदान से या हिमालय के पहाड़ से लगा हुआ जो क्षेत्र है इसको उत्तर भारत का मैदान कहते हैं। ये भी एक प्रकार का आपका भौतिकी है, एक फिजियोग्राफिक डिवीजन है, पूरा का पूरा मैदान है। अगर हम इधर देखें तो सिंधु नदी है, सतलज नदी है, बीच में देखते हैं तो गंगा और यमुना का मैदान है, और अगर हम पूरब में आ जाते हैं तो ब्रह्मपुत्र का मैदान है या ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा मैदान बनाया गया है। क्या विशेषताएं हैं इसकी, क्या जलवायु परिवर्तन हो रहा है इस पूरे क्षेत्र में, इन सब चीज़ों को हमको देखना समझना है। तीसरा अगर हम बात करें तो भारत का प्रायद्वीपीय पठार, एक बीच का हिस्सा जो कि लावा से बना हुआ है, कैसे लावा से बना उसके बारे में चर्चा करेंगे। एक कॉन्सेप्ट होता है उसको कहते हैं हॉट स्पॉट, आने वाली क्लासेस में उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, तो इसको समझना है। ये एक तीसरा भौगोलिक डिवीजन हो गया, एक हो गया हिमालय, दूसरा होगा गंगा का मैदान या आप कह सकते हैं उत्तर भारत का मैदान, उत्तर भारत का मैदान, तीसरा हो गया आपको दक्कन का पठार, चौथा हो गया आपको तटीय राज्य या तटीय क्षेत्र जो तट से लगे हुए हैं, तो ये एक चौथा फिजियोग्राफिक डिवीजन हो गया क्योंकि तट उसको प्रभावित कर रहा है या कह सकते हैं कि समुद्र उसको प्रभावित कर रहा है। इसके अलावा हमारे देश में कुछ आइलैंड्स हैं, कुछ द्वीप समूह है, यहाँ पर लक्षद्वीप है और यहाँ पर अंडमान निकोबार आइलैंड्स है। पांचवा फिजियोग्राफिक डिवीजन, इन सब चीज़ों की समझदारी बनानी पड़ेगी, यानी कि भारत की भौतिक विशेषताओं को देखना पड़ेगा कि भारत की भौतिक विशेषताएं क्या हैं। तो ये है ऐसे 5 भारत के जो भौतिक डिविजन्स हैं या जो भौतिक रूप से हम भारत को विभक्त कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, उन सारे पक्षों को हमको देखना है, उनको समझना है और उनके जो महत्वपूर्ण पहलू हैं, उनके जो महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक्स है, यूपीएससी का पेट एरिया है जहां से यूपीएससी से सवाल बनाता है, वो सवाल क्रिएट करता है। इसके अलावा भारत की जलवायु को समझना पड़ेगा। भारत की जलवायु में जो एक शब्दावली का इस्तेमाल होता है उसको कहते हैं मॉनसून। मॉनसून मॉनसून एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हर साल यूपीएससी के द्वारा सवाल बनाया जाता है, मुख्य परीक्षा का में भी जनरली सवाल बनाया जाता है और प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में तो सवाल बनाता ही बनाता है। मॉनसून होता क्या है, मॉनसून बनता कैसे है, मॉनसून के बनने की प्रक्रिया जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बहुत ही चुनौती भरा प्रोसेस है। उसको समझना, जैसे घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं, कुछ शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि हमको मॉनसून समझना है। मॉनसून में हमको, जैसे मॉनसून के साथ एक शब्दावली का इस्तेमाल होता है, उसको कहते हैं जेट धारा, जेट स्ट्रीम। एक और कॉन्सेप्ट है उसको कहते हैं पूर्वी जेट धारा। एक और कॉन्सेप्ट है उसको कहते हैं इंडियन ओशियन डाइपोल। एक और शब्दावली है उसको कहते हैं वॉकर सेल। एक कॉन्सेप्ट है उसको कहते हैं एल नीनो, ला नीना। इन सारे कॉन्सेप्ट को जब हम जोड़ते हैं, जब इनको एक साथ मिलाते हैं, तब जाके मॉनसून का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। यानी कि मॉनसून एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है, इसको समझने के लिए हमको बहुत सारे और कॉन्सेप्ट्स को जोड़ना पड़ता है और जब हम उनको जोड़ लेते हैं तब जाके ये वृहत स्तर पर हमको ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है। मॉनसून एक महत्वपूर्ण पहलू है। कहा जाता है कि भारत में जो है, भारत डांसेज ऑन मॉनसून, यानी कि भारत जो है वो बहुत खुश होता है अगर मॉनसून अच्छा होता है और अगर मॉनसून फेल हो जाता है तो भारत की स्थिति चुनौतीपूर्ण होती है। तो मॉनसून के कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, आने वाले समय में देखेंगे। इसके अलावा जो मॉनसून के अलावा जो हमको समझना है जलवायु के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है भारत की ऋतुएं। भारत में अलग अलग प्रकार की ऋतु होती है ना, ग्रीष्म ऋतु है, शीत ऋतु है, शरद ऋतु है, बसंत ऋतु है। इस अलग अलग ऋतुओं का महत्व क्या है जलवायु के दृष्टिकोण से और कृषि के साथ जोड़ के भी हमको इसको समझना पड़ेगा कि जैसे अगर हम इसको कहें तो खरीफ की फसल क्या होती है, रबी की फसल क्या होती है, जैद की फसल क्या होती है। इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं हमको इसको भारत की ऋतुओं के साथ जोड़ के देखना है। चक्रवात, जैसे मैंने आपको बताया कि भारत में चक्रवात काफ़ी आते हैं और खास करके भारत का जो पूर्वी तट है वहाँ पर बहुत ज़्यादा चक्रवात आते हैं। तो इन चक्रवातों का अध्ययन करना, उन सब चीज़ों को हम आने वाली क्लासेस में देखेंगे कि भारत की जलवायु के कुछ एक महत्वपूर्ण हिस्से हैं। इसके अलावा एक और जो यूपीएससी का पेट एरिया है वो है नदी तंत्र। भारत में जो नदियां हैं, उत्तर भारत की नदियां, दक्षिण भारत की नदियां, इन सब चीज़ों के बारे में यूपीएससी पूछता है। हर साल एक आध सवाल ऐसे होते हैं जिसमें नदी और उससे जुड़े हुए जो उसकी सहायक नदियां होते हैं उसको लेकर सवाल यूपीएससी के द्वारा बनाए जाते हैं। तो भारत में नदियों को हम 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं, हिमालय नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ, प्रायद्वीपीय पठार से निकली हुई नदियाँ।
तो ये नदियों के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, कौन कौन सी जल परियोजनाएं या जल विद्युत परियोजनाएं हैं, प्रमुख बांधे कौन सी हैं, कौन कौन सी क्षेत्रीय स्तर पर विकास को लेकर परियोजनाएं चला रहे हैं। जैसे एक है रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर, कि मान लीजिए कि अभी अगर उत्तर भारत में बाढ़ आ रहा है तो कहीं पर सूखा भी पड़ रहा है, तो क्या हम इस एक्स्ट्रा वाटर को उस सूखेग्रस्त क्षेत्र में भेज सकते हैं। इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्रोजेक्ट, नदी जोड़ो परियोजना, भारत सरकार इसको लेकर लगातार आगे बढ़ रही है। और इस नदी जोड़ो परियोजना में से एक जो परियोजना कंप्लीट हो चुकी है उसका नाम है पोलावरम प्रोजेक्ट। यूपीएससी ने 2-3 साल पहले पोलावरम पे सवाल बनाया था, क्यों, क्योंकि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ था। पोलावरम प्रोजेक्ट क्या करता है, गोदावरी के पानी को कृष्णा में ट्रांसफर करता है। चर्चा करूंगा कभी इसके बारे में, लेकिन हमको नदी तंत्र को समझना पड़ेगा, नदी को समझना पड़ेगा। इसको एक और पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि क्यों नदी को समझना जरूरी है, नदी के कॉन्सेप्ट को समझना हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है। इसको एक और एग्जाम्पल से आप समझिए। देखिए, भारत में जो प्लानिंग है या भारत में जो हमारा कह सकते हैं जो ब्यूरोक्रेसी है, उस ब्यूरोक्रेसी में हम लोगों ने क्या किया है, ब्लॉक, विलेज ब्लॉक, या कह सकते हैं कि ब्लॉक तहसील है, उसके बाद जिला है आपका, आपने ऐसे हायरार्की बनाई। लेकिन जब आप जिला बनाए और एक जिले को तय किए तो क्या आपने ये सोचा कि इस जिले में पानी की उपलब्धता कितनी है, पानी कितना अवेलेबल है, और अगर पानी इतना अवेलेबल है तो हमको क्या खेती करनी चाहिए इसमें, क्या हम लोगों ने इस तरीके से वाटर का बजटिंग किया है। अब बहुत लंबे समय तक भारत के प्लानिंग के प्रोसेस में हम लोगों ने पानी को लेके जो है बजट नहीं बनाया है कि किस जिले में कितना पानी उपलब्ध है, कितना पानी होना चाहिए, और उस पानी का कैसे इस्तेमाल हो सकता है, कि कौन कौन से फसल उगाए जाएं, और जितना पानी उपलब्ध है अगर ये फसल उगाया जाएगा तो वो सारे फसल को पानी मिल जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को कहा गया वाटरशेड डेवलपमेंट। वाटरशेड डेवलपमेंट, हिंदी में इसको यही कहेंगे, वाटरशेड डेवलपमेंट। वाटरशेड डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि एक नदी होता है, इस नदी का अपना एक तंत्र होता है, यानी कि अपना एक क्षेत्र होता है जहां से वो नदी पानी ग्रहण कर रही होती है। छोटी छोटी जो नदियां होती हैं, इसकी सहायक नदियां, ये यहाँ से पानी ग्रहण करती हैं और इस पॉइंट की तरफ उस पानी को बहा रही होती हैं। तो इस नदी का जो कैचमेंट एरिया है, जो संवहन का क्षेत्र है, वो ये वाला क्षेत्र है जहाँ से नदी पानी इकट्ठा कर रही है। और अगर हम इस पूरे को बेहतर तरीके से प्लानिंग का हिस्सा बनाएं, इस पूरे एरिया में जहाँ पर इस नदी में पानी उपलब्ध है, अगर हम इसका एक प्लानिंग का एरिया बनाएं, या वाटरशेड जिसको कहा गया कि नदी का वाटरशेड है। क्यों वाटरशेड है, क्योंकि इस तरफ जो नदी बह रही है इसका वाटरशेड उस तरफ है, मतलब इधर जो भी सहायक नदियां बह रही हैं वो यहाँ बह रही हैं, तो इस नदी का वाटरशेड यहाँ पर है। तो अगर हम प्लानिंग में वाटरशेड के कॉन्सेप्ट को लेके आते हैं तो हम उस क्षेत्र में जो पानी की उपलब्धता है उसको सुनिश्चित कर पाएंगे और ज़्यादा बेहतर तरीके से पानी का बजट बना पाएंगे। और पानी का प्रभावी तरीके से अगर हम बजट बना लेते हैं तो विकास की संभावनाओं को मजबूत बनाता है। भारत सरकार लगातार वाटरशेड डेवलपमेंट पे फोकस कर रही है, नदी तंत्र को समझने का प्रयास कर रही है और क्षेत्रीय विकास तथा योजनाओं को बनाने का प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, PMKSY, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, आप लोग इकोनॉमिक्स की क्लास में पढ़ेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को या प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो है वाटरशेड डेवलपमेंट, एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को अगर हम बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो क्षेत्रीय स्तर पर हम बैलेंस्ड डेवलपमेंट विकास को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आने वाली क्लासेस में इसके बारे में देखेंगे, समझेंगे। एक और जैसे कहें कि इमेजिन करिए कि भारत में जितनी भी नदियां हैं, चाहे वो हिमालयी नदियां हो या प्रायद्वीपीय नदियां हो, क्या हम उसका इस्तेमाल परिवहन के लिए नहीं कर सकते हैं। और दुनिया में सबसे कम खर्चा परिवहन पे वो लगता है पानी में, पर यूनिट 1 किलोमीटर अगर आप रोड पे चल रहे हैं, फ्लाइट से जा रहे हैं या ट्रेन से जा रहे हैं तो उस पर खर्चा अपेक्षाकृत ज़्यादा होगा, लेकिन अगर पानी के रास्ते से जाएंगे तो खर्चा कम होगा। तो इमेजिन करिए कि भारत को विश्व स्तर पर अगर मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाना है तो यातायात का रास्ता वो हमको लेना चाहिए जो सबसे चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो, सुगम हो। भारत में इतनी सारी नदियाँ हैं, 14,500 किलोमीटर नदियाँ जो हमारे पास हैं, उसका 14,500 किलोमीटर जो क्षेत्र है या उसका जो रास्ता है उसका इस्तेमाल नेविगेशन के लिए किया जा सकता है, उसका इस्तेमाल यातायात के लिए किया जा सकता है। अगर हम इतना इस्तेमाल करने में संभव हो सकते हैं तो इमेजिन करिए कि जो भी ट्रैफिक इधर शिफ्ट होगा उसका पर यूनिट कॉस्ट या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाएगा। भारत दुनिया में एक कॉम्पिटिटिव देश के रूप में उभर सकता है।
इन सब चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे कि विकास की जो योजनाएं हैं, जिसको कहा गया नेशनल वाटरवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट या राष्ट्रीय जल विकास मार्ग प्रोजेक्ट, तो ऐसे 111 प्रोजेक्ट को या नेशनल वाटरवेज के प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई सरकार ने किया है और उसको विकसित करने का प्रयास कर रहा है। इसको भी हमको जोड़ के समझना है, इसको नदी तंत्र के माध्यम से, कि क्या नए डेवलपमेंट्स के तहत हो रहे हैं। तो उन सब चीज़ों को देखेंगे, चर्चा करेंगे आने वाली क्लासेस में। तो ये कुछ पहलू हैं जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। ऐसे ही भारत में जो खनिज हैं, जो रिसोर्सेज हैं, उसको भी देखना है। कृषि का जो पक्ष है भारत का, वो बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है। भारत में लगभग 52% जो लोग हैं वो कृषि के कार्यों में संलग्न हैं। इस संदर्भ में भारत की अर्थव्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और खास करके जीविकोपार्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भारत की 50% आबादी जो है वो कृषि पे निर्भर है। अब जो भारत में जो 50% आबादी है, जो 50% पॉपुलेशन है, वो अगर कृषि पे निर्भर है तो जीडीपी में इसका शेयर क्या है? 15%। यानी कि देश के 50% हिस्से को भारत के सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत मिल रहा है? 15%। अगर 15% इनको मिल रहा है, यानी कि भारत के 15 रुपए पे देश की 50% जनता अगर निर्भर है, तो इसका मतलब है क्षेत्रीय रीजनल लेवल पे क्या हो रहा है? इनइक्वालिटी को जन्म दिया जा रहा है या असमानता है। क्षेत्रीय विकास जो है वो बैलेंस्ड ना होके अनबैलेंस्ड होगा। इसका मतलब है कि कृषि में बदलाव लाने की जरूरत है, कृषि में बेहतर तरीके से काम करने की जरूरत है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होता है, इंश्योरेंस क्या होता है, बेहतर तरीके से कैसे हम इनपुट दे सकते हैं, बेहतर तरीके से इरिगेशन कैसे मैनेज कर सकते हैं। बहुत सारे आयाम हैं जिस पे हमको एक समझदारी बनाने की ज़रूरत है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्या होता है, इन सब चीज़ों को आने वाली क्लासेस में देखेंगे कि भारत के विकास को अगर आगे बढ़ाना है तो हमको कृषि को साथ में जोड़ के देखना पड़ेगा। कहा जाता है, जैसे कहा गया एक, कि अगर किसान कोई चीज़ बोता है तो उसको हक मिलना चाहिए। जोते बोए काटे धान, खेत का मालिक वही किसान। इसका मतलब है कि किसान को लैंड रिफॉर्म के साथ भी जोड़ के देखने की ज़रूरत है। लैंड रिफॉर्म का मतलब है कि ज़मीन को लेके जो रिफॉर्म्स हुए ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, मालिकाना हक को लेके, वो भी कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण हिस्सा कृषि का होना चाहिए। इसका मतलब है कि हमको ज़मीन से जुड़े हुए मसले, चुनौतियों, उन सब चीज़ों को भी देखने की ज़रूरत है। उन सब चीज़ों को भी देखेंगे, समझेंगे। तो यहाँ पर भूमि सुधार, सरकारी नीतियाँ, योजनाएं, पशुपालन कैसे एक महत्वपूर्ण इनकम का स्रोत हो सकता है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग, कि सपोज मान लीजिए कि भारत में बाढ़ और सूखा एक साथ पड़ता है। कोई क्षेत्र सूखे में होता है, कोई क्षेत्र बाढ़ में होता है। मान लीजिए कि बाढ़ आ गया तो फसल खराब हो गई, सूखा पड़ गया तो फसल खराब हो गई। तो वैसे में किसान का आय क्या हो सकता है? किसान का आय पशुपालन हो सकता है, मुर्गी पालन हो सकता है, दूध हो सकता है, मिल्क प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, है ना। अलग अलग, मतलब अगर आप फार्मिंग को या एनिमल रियरिंग को उसके साथ जोड़ते हैं, पशुपालन को उसके साथ जोड़ते हैं, तो किसान को शॉक से बचा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पे देखेंगे, पशुपालन कैसे एक महत्वपूर्ण पक्ष है, क्या एक रोल प्ले कर सकता है। इन सब आयामों को भारत के भूगोल के तहत देखेंगे। ऐसे ही आर्थिक संरचना है, परिवहन है, विद्युत है, ऊर्जा है। मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूँ ताकि अन्य पहलुओं पर भी मैं चर्चा या उस पर गौर कर सकूं। तो ये कुछ पहलू हैं। मानव भूगोल में हमको पढ़ना है, ये जो 2021 का आपका साल है, वो साल में सेंसस होना है। भारत में सेंसस की शुरुआत सितंबर के महीने से हो जाएगी। हर 10 साल में आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं। जब आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में जाएंगे 2021 के, तब तक सेंसस को लेके काफ़ी सारे न्यूज़ आ रहे होंगे, उनकी जो डेटा कलेक्शन है उसको लेके आ रहा होगा। तो हमको मानव भूगोल में इस साल के लिए जो है 2021 के आंकड़े को, या 2021 में जो सेंसस हो रहा है उसकी प्रक्रिया को भी देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और उसके माध्यम से जो भी हमारे पास आंकड़े हैं, है ना, डेंसिटी का, घनत्व का, सेक्स रेशियो का, है ना, अलग अलग जो IMR, MMR, जो भी हमारे पास डेटा है, उन डेटा का अध्ययन के बेसिस पे हम मानव भूगोल को या ह्यूमन एस्पेक्ट्स को कर सकते हैं। जैसे लड़का ही क्यों, क्या एक लड़की पुलिस नहीं हो सकती है, डॉक्टर नहीं हो सकती है, लॉयर नहीं हो सकती है? हो सकती है। समाज के देखने के नजरिए को बदलने की जरूरत है। आंकड़ा हमको बता रहा होगा कि समाज किसी चीज को कैसे देख रहा होगा। उस चीज को बदलने के लिए हमको इंटरवेंशन करने की जरूरत पड़ेगी, उसमें बदलाव लाने की जरूरत पड़ेगी। कभी चर्चा करूंगा क्लास में कुछ सक्सेस स्टोरीज, कुछ अच्छी स्टोरीज, कुछ मॉडल्स जिसका हम इस्तेमाल
कर सकते हैं। तो ये कुछ है मानव भूगोल के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें हम जनसंख्या के जो विभिन्न आयाम है उन अध्ययन को, उसके अध्ययन को हम करने का प्रयास करते हैं सारगर्भित तरीके से। शॉर्ट में ये आपका दायरा है, ये आपका सिलेबस है। अब अगर हम देखें कि जो मैंने आपके साथ अभी तक चर्चा की है कि अगर हम इतना पढ़ते हैं तो यूपीएससी हमसे पूछता क्या है, तो वजन कितना है। तो अगर हम प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो 2014 से लेके 2019 के बीच में, 2014 से 2019 के बीच में जो एक पैटर्न या ट्रेंड नजर आ रहा है हमको, वो ये नजर आ रहा है कि 8 सवाल मिनिमम यूपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं और 20 सवाल जो है 2014 में मैक्सिमम पूछे गए हैं। इसमें मैंने बहुत सारे ऐसे सवाल हैं 2019 में जिसको पर्यावरण के तहत रख दिया, जो कि भूगोल में भी आ सकता था, पर्यावरण में भी आ सकता था। तो मैंने यहाँ पर उसको भूगोल में जो सवाल थोड़ा सा भी लग रहा था कि पर्यावरण का हिस्सा है, उसको मैंने उसको पर्यावरण के पॉइंट ऑफ के पक्ष में डाल दिया है। लेकिन बहुत सारे ऐसे सवाल थे पर्यावरण के जो हल तभी होते जब भूगोल की समझदारी होती। लेकिन यहाँ पर अगर हम इस ट्रेंड को समझें तो किसी भी साल यूपीएससी के द्वारा 20 क्वेश्चंस इस सेक्शन से पूछा जा सकता है। पिछले 4-5 साल का ट्रेंड इस बात को बताता है। यानी कि 100 सवालों में से अगर यूपीएससी के द्वारा 20% वजन इसको दे दिया जाए तो आपकी तैयारी का अहम हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि न केवल ये 20 सवाल हो सकते हैं बल्कि पर्यावरण के सवाल को भी हल करने में मदद करेंगे। साथ ही साथ ये जो टॉपिक है वो कहीं ना कहीं आपको कुछ साइंस एंड टेक के कुछ चीज़ों जैसे ब्रह्मांड और उन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ जो सवाल पूछेगा उसमें भी ये मदद कर सकता है। तो ये वजन है, ये वेटेज है जो यूपीएससी के द्वारा भूगोल के सब्जेक्ट को दिया जा रहा है। तो हमको इस वेटेज को ध्यान में रख के समझना है कि पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी स्थिति बन सकती है। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो ये है कि प्रथम पेपर जो है आपका जीएस पेपर 1, 2, 3, 4, उस पेपर 4 पेपर में से जो पेपर 1 है जिसके अंदर हिस्ट्री है, भूगोल है, सोशल इश्यूज के टॉपिक हैं, आर्ट एंड कल्चर का विषय वस्तु है, उसमें भूगोल का अध्ययन किया जा रहा है। और भूगोल का वजन आउट ऑफ 20 क्वेश्चन लगभग 9 से 10 सवालों का है। इसका मतलब एक अच्छा खासा वजन, लगभग 40 से 45% वेटेज जो है आपका भूगोल को दिया जा रहा है या भूगोल के सब्जेक्ट मैटर को दिया जा रहा है। तो न केवल भूगोल पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है बल्कि साल दर साल जो 2014 से 19 का ट्रेंड है वो इसी बात को बता रहा है कि हर साल यूपीएससी के द्वारा 100 नंबर में से 40 से 45 नंबर फोकस किया जा रहा है भूगोल पे, और 250 नंबर में से आप इमेजिन कर लीजिए कि 100+ नंबर का जो सेक्शन है वो केवल और केवल भूगोल के पॉइंट ऑफ व्यू से है। इसका मतलब है भूगोल की अंडरस्टैंडिंग न केवल पीटी क्लियर करने में बल्कि मेंस में भी बेहतर परफॉर्म करने में आपको मदद करेगी। अब अगर हम इसकी प्रकृति को देखते हैं कि ये सवाल यूपीएससी के द्वारा जो पूछे जा रहे हैं, 20 सवाल, 8 सवाल, अलग अलग सवाल जो पूछे जा रहे हैं, तो इस 2014 से लेकर 2019 के बीच में, 2014 से लेकर 2019 के बीच में जो भी अलग अलग सब्जेक्ट मैटर हैं विश्व भूगोल से, इस विश्व भूगोल से यूपीएससी के द्वारा 24 सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, आउट ऑफ जितने भी सवाल 5 साल में पूछे गए, लगभग 70 के आसपास सवाल पूछे गए मान लीजिए, तो इन 70 सवालों में से 24 सवाल विश्व भूगोल से पूछा जा रहा है। और इस विश्व भूगोल में से अगर आप देखेंगे ध्यान से तो सबसे ज्यादा सवाल किससे पूछा जा रहा है? वर्ल्ड मैप के लोकेशन से, विश्व के मानचित्र से। आउट ऑफ 24 सवाल अगर देखा जाए कि 5 सालों में पूछा गया, तो इन 5 सालों में से 9 सवाल कहां से पूछा गया है? मैप से। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि मैप का प्रैक्टिस, मैप वर्क एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपकी जो क्लासेस होंगी उस क्लास में हम विश्व के मैप और भारत के मैप पे विस्तार से चर्चा करते हैं। हम महाद्वीप उठाते हैं, एक उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप है, एशिया है, अंटार्कटिका है, ऑस्ट्रेलिया है। सारे महाद्वीपों में का जो भी उसके मानव और भौतिक भूगोल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट डायमेंशंस हैं, करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं, उसको हम विस्तार से देखते हैं। क्यों देखते हैं, क्यों करते हैं? उसका कारण ये है कि ट्रेंड ये बता रहा है कि विश्व भूगोल से सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा सवाल कहां से होंगे? मैप रिलेटेड होंगे। ऐसे ही अगर उसके बाद अगर आप दूसरा नंबर पे देखेंगे तो जलवायु विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी, और तीसरा है ओशियनोग्राफी, एक नया ट्रेंड है, मतलब समुद्र विज्ञान से भी सवाल आज के समय में पूछे जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो ट्रेंड है, अगर हम इसका एनालिसिस करते हैं, इसकी प्रकृति को देखते हैं कि अगर यूपीएससी ने सवाल पूछा तो उसकी प्रकृति में जब हम जाते हैं तो हमको लगता है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। तो विश्व के भूगोल में जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वो है आपको मानचित्र या मैप। अभी देखेंगे कुछ सवाल उसके माध्यम से। अब अगर देखें दूसरा पहलू कि विश्व के भूगोल से 60-70 सवाल पिछले 5 सालों में जो पूछे गए उसमें से 24 सवाल पूछा गया। फिर हम देखते हैं कि भारत का जो भूगोल है
जो उस भारत के भूगोल में से सवाल कहां से पूछे गए, तो भारत का भूगोल देखते हैं तो पिछले 5 सालों में 43 सवाल पूछा गया, ऑलमोस्ट डबल। यानी कि विश्व के भूगोल से अगर प्रीलिम्स में 24 सवाल पूछा जा रहा है तो इसी 5 साल के पीरियड में भारत के भूगोल से 43, मतलब लगभग डबल का मतलब है 48 सवाल। इसका मतलब है कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैक्सिमम सवाल यूपीएससी के द्वारा पूछा जा रहा है वो भारत के भूगोल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इतनी एक समझदारी हमारी बन गई कि इसका मतलब है कि ज्योग्राफी पढ़ते समय हमको विश्व का भूगोल तो पढ़ना है, लेकिन भारत के भूगोल पे भी विशेष फोकस करने की जरूरत है। क्योंकि अगर हम ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर पाते हैं, तो हम एग्जामिनेशन में कंफर्टेबल होंगे। अब ध्यान से इस चीज को देखिए, और ध्यान से इसको देखते हैं तो क्या लगता है कि फिर से जो 43 सवाल पूछे गए हैं उसमें से भारत के मैप से 16 सवाल पूछे गए हैं आउट ऑफ 43 सवाल। इसका मतलब क्या हुआ कि पिछले 5 सालों में अगर 43 सवाल पूछा गया है तो लगभग 33% सवाल भारत से केवल मैप पे है। यानी कि मैप पे अगर हम खूब काम करें, बेहतर तरीके से काम करें, तो काफ़ी सारे सवाल आने की संभावना उससे होगी। और क्लास में हम मैप की प्रैक्टिस काफ़ी कराते हैं, हर चीज़ पे मैप हम लोग कोशिश करते हैं कि इंक्लूड कर लें। कोई भी चीज़ जिसमें वितरण देखना है, डिस्ट्रीब्यूशन देखना है, उसमें हम मैप को भी साथ में देखें ताकि हमको पता चले कि ये चीज़ कहाँ पर लोकेटेड है। तो उन सब चीज़ों की प्रैक्टिस हम लोग क्लास में विस्तार से करते रहेंगे। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, जहाँ से सवाल पूछा जा रहा है। नदी के सिस्टम, रिवर के ऊपर काफ़ी सवाल हैं, जैसा मैं आपको बता रहा था। वेजिटेशन के ऊपर सवाल है, रिसोर्सेज, संसाधन जो है उनके ऊपर सवाल है। ये सब कुछ सब सेक्शंस हैं जिसमें पिछले 5 सालों पे यूपीएससी के द्वारा फोकस किया गया है। अब जो अगला पहलू है वो ये है कि इतने सारे सवाल यूपीएससी पूछ रहा है, इतने सारे सवाल भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से, विश्व के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा है, तो इन सवालों की प्रकृति को देखें। इनकी प्रकृति कैसा है, इनका नेचर कैसा है। अगर हम इसके नेचर को समझ लेंगे तो हमारी तैयारी आसान हो जाएगी। यानी कि हमारी तैयारी को एक दिशा मिल जाएगी कि कोई भी टॉपिक हम पढ़ें तो हम संभावनाओं को देखें, किस टॉपिक से क्या क्या सवाल बन सकता है, किस किस प्रकार की पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो उसमें से अगर हम देखें तो टोटल 4 प्रकार का कैटेगराइजेशन हम कर सकते हैं। एक है सूचना आधारित, इंफॉर्मेशन बेस्ड। कुछ सूचना दिया हुआ होगा आपके सामने, कुछ इंफॉर्मेशन होगा, ABCD कुछ इन्फॉर्मेशन होगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होगा उसमें। कुछ इन्फॉर्मेशन होगा, या तो आपका आता होगा या तो आपको नहीं आता होगा। भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का देशांतरीय विस्तार, जो भारत का जो बाउंड्री है वो सबसे लंबा जो है बांग्लादेश से लगता है, फिर चाइना से लगता है, फिर पाकिस्तान से BC PN MBA पाकिस्तान से लगता है, फिर नेपाल से लगता है। ये क्या है, इन्फॉर्मेशन है। कुछ चीज़ों को याद रखना पड़ेगा। ऐसे कुछ सवाल यूपीएससी के द्वारा दिए जाते हैं। एक हो गया। दूसरा है मानचित्र बेस्ड, मैप बेस्ड कुछ सवाल होंगे। एक आध सवाल हम इसका एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। जैसे सूचना आधारित सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। अब हिमालय कितने राज्यों में फैला हुआ है? 1 2 3 4 5 गिनती करनी है आपको। क्या है? इंफॉर्मेशन है। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में है, पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में है। ये क्या है? पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। यानी कि आपको ये इंफॉर्मेशन मालूम है या नहीं मालूम है। तो ऐसे काफी सारे सवाल यूपीएससी के द्वारा पूछे जाएंगे। तो एक प्रकृति हम लोगों ने समझदारी बना ली, इतना आप लोग समझिए थोड़ा। बाकी क्लास में हम लोग विस्तार से इसको देखेंगे, उसको समझेंगे। सूचना आधारित, इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चंस। दूसरा जो प्रकृति है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दूसरा है मैप बेस्ड या मानचित्र के आधार पे, मानचित्र के बेसिस पे बेस्ड। तो मानचित्र में दोनों प्रकार के सवाल हो सकते हैं, विश्व से भी रिलेटेड और भारत से भी रिलेटेड। तो एक सवाल यहाँ हम देखें अगर मानचित्र के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जैसे एक सवाल है, भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किन देशों की सीमा पर अवस्थित है। यानी कि आपको भूमध्य सागर का लोकेशन मालूम होना चाहिए, आपके दिमाग में वो मैप बिल्कुल फिट होना चाहिए कि भूमध्य सागर किन किन देशों के बीच में अवस्थित है। जॉर्डन है वहां पर, इजराइल है वहां पर, है ना। कौन कौन से देश वहां पर अवस्थित हैं भूमध्य सागर के बीच में। तो भूमध्य सागर क्या है, कहां पर अवस्थित है। तो इन सब चीजों को आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसे मानचित्र बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। तीसरा जो क्वेश्चन का प्रकृति होगा वो करंट बेस्ड होगा, करंट अफेयर्स से रिलेटेड होगा। जो साल में कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होंगे भूगोल के पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे चीजों को भी लेके यूपीएससी के द्वारा सवाल बनाया जाएगा। जैसे एक आध दो सवाल यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे 2-3 साल पहले ये राष्ट्रीय गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी बनी थी जब 2014-15 के आसपास। तो उस समय यूपीएससी ने इस पे पूछा कि राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन, क्योंकि नदी के ऊपर सवाल है, नदी बेसिन प्राधिकरण की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। वो जो अथॉरिटी बना है उसके कुछ महत्वपूर्ण बातों को बताइए, गिनाइए।
तो वैसा एक सवाल था। एक और जो सवाल था वो था फर्टिलाइजर के ऊपर। फर्टिलाइजर के ऊपर जो सवाल था वो ये था कि भारत सरकार के कृषि में, कृषि से रिलेटेड सवाल था, नीम अलेपित यूरिया या नीम कोटेड यूरिया के संदर्भ में कुछ उसके 4-5 स्टेटमेंट दिए हुए थे। उन स्टेटमेंट में से आपको देखना था नीम कोटेड यूरिया के क्या क्या महत्वपूर्ण पहलू हैं। ये भी करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चंस था। यानी कि 3 प्रकार के सवालों को हम लोगों ने समझ लिया। 3 प्रकार के सवाल का मतलब क्या हो गया, जो यूपीएससी के द्वारा भूगोल के सवाल पूछे जा रहे हैं उसमें से कुछ क्वेश्चंस इंफॉर्मेशन बेस्ड होते हैं, कुछ को मैप के साथ में जोड़ के पूछा जा रहा है और कुछ को करंट अफेयर्स के साथ जोड़ के पूछा जा रहा है। जो चौथी प्रकृति है वो है कॉन्सेप्चुअल सवाल, या आप कह सकते हैं कि मूल सिद्धांतों के से जुड़ा हुआ, या तो मूल सिद्धांत के बारे में पूछेंगे या मूल सिद्धांतों का एप्लीकेशन क्या है, जमीन पे वो कैसे नजर आ रहे हैं, जमीन पे क्या उनका एप्लीकेशन है। तो फंडामेंटल क्वेश्चंस होंगे यानी कि मूल सिद्धांतों पे बेस्ड होंगे, या उसके साथ अप्लाइड होंगे, या जमीन पे उसकी हकीकत कैसी है उसके साथ उसके एप्लीकेशन को लेकर सवाल पूछे जा रहे होंगे। जैसे ये सवाल है, सवाल की चर्चा नहीं करेंगे, बस आपको समझना है। भारतीय मॉनसून को समझने में इन्होंने कहा कि कॉन्सेप्ट है वो है इंडियन ओशियन डाइपोल। इंडियन ओशन डाइपोल के संदर्भ में कुछ कथनों को पे विचार करिए। इसका मतलब है कि भारतीय मॉनसून के संदर्भ में हमको क्या समझना पड़ेगा, इंडियन ओशन डाइपोल को समझना पड़ेगा। अब इंडियन ओशन डाइपोल क्या है, एक मूल सिद्धांत है मॉनसून को समझने में। तो ऐसे कुछ सवाल यूपीएससी के द्वारा पूछे जा रहे हैं। यानी कि यूपीएससी के सवाल की प्रकृति क्या है, 4 प्रकार की प्रकृति है। अब इसकी टेस्टिंग करते हैं। लास्ट ईयर का पेपर उठाते हैं, 2019 का क्वेश्चन पेपर एक देखते हैं और उस पेपर में देखते हैं कि इन चारों के अलावा कोई और 5वां प्रकार का सवाल यूपीएससी ने क्या पूछा है। तो 2019 का अगर हम क्वेश्चन पेपर देखते हैं, उसका एक एनालिसिस करते हैं, तो हमको ये 4 प्रकार के सवाल ही नजर आएंगे। तो 2019 का जो प्रारंभिक परीक्षा है, उसके जो प्रश्न है उसके स्वरूप को देखें, उसको नेचर को देखें, तो हमको ये 4 प्रकार के ही सवाल नजर आएंगे। ये पीपीटी आपके यूट्यूब के चैनल पे अपलोडेड है, आप इसके क्वेश्चंस को देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। मैं बस आपको क्वेश्चंस दिखा रहा हूं ताकि आप समझ पाएं। जैसे पहला जो हम लोगों ने चर्चा किया था वो था सूचना आधारित, इंफॉर्मेशन बेस्ड। तो 2019 में एक सवाल पूछा गया, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है, क्या है, इंफॉर्मेशन है। 2 कुबड़ वाला ऊंट प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है। 1 सींग वाला गैंडा प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है, क्या है, इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन वाले सवाल यूपीएससी पूछ रहा है। एक और सवाल देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए, वन्य प्राणी और प्राकृतिक रूप से कहां पाए जाते हैं। यह भी इंफॉर्मेशन वाला सवाल है। आपको याद करना पड़ेगा कि कौन सा नेशनल पार्क, कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस पार्टिकुलर जानवर के लिए फेमस है। तो वैसे सवाल यूपीएससी ने पूछ लिए, इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन। ऐसे इंफॉर्मेशन पे यूपीएससी का फोकस रहता है। एक और सवाल देखिए, एक और क्वेश्चन देखिए। यूपीएससी ने एक और सवाल इंफॉर्मेशन बेस्ड या मैप बेस्ड पूछा, जो मैप से जुड़ा हुआ है, इंफॉर्मेशन जो मैप से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि कुछ जगहों का नाम दिया और बताया कि कौन सी नदी के किनारे है। इसका मतलब है कि मैप में आपको नदी मालूम होना चाहिए, उस नदी पे कौन कौन से शहर अवस्थित हैं, उसको लेके यूपीएससी ने एक सवाल बना दिया। इसका मतलब है कि जो दूसरा नेचर का क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन के बाद, वो प्रकृति है मानचित्र आधारित। एक और क्वेश्चन देखिए 2019 का, निम्नलिखित में से कौन से अगस्त्यमाला जीवमंडल रिजर्व में पाए जाते हैं। यहाँ पर अगस्त्यमाला एक बायोस्फीयर रिजर्व है और इस बायोस्फीयर रिजर्व में क्या क्या है, कौन कौन से क्षेत्र हैं, कौन कौन से जगह हैं जो पाए जाते हैं। यानी कि इस बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर कौन कौन से अभ्यारण्य अवस्थित हैं। तो जब आप मैप वर्क करेंगे तो उसमें आप इसको भी देख रहे होंगे कि अगस्त्यमाला कहाँ है और उसके आसपास कौन कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अवस्थित है। एक और सवाल देखते हैं। यूपीएससी ने एक और मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछा और ये विश्व पे बेस्ड था। विश्व में इन्होंने कहा कि कुछ सागर हैं, एड्रियाटिक सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर, और कहा कि मैच करिए कि इनसे सटा हुआ या इनके तट पे कौन सा देश अवस्थित है। मैप बेस्ड क्वेश्चंस। तो जो दूसरी प्रकृति है यूपीएससी के द्वारा वो मैप बेस्ड क्वेश्चंस की है। तीसरा देखें, यूपीएससी के द्वारा जो सवाल बनाया जा रहा है वह है करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस। करंट अफेयर्स के साथ जोड़ के सवाल बनाना। अगर हम इन सवालों को देखते हैं तो एक सवाल आपके सामने ये है कि
अभी हाल ही में कुछ नए डेवलपमेंट वायुमंडल में हो रहे हैं। तो वायुमंडल के अंदर एक मंडल है, उसका नाम है समताप मंडल। तो यूपीएससी ने वही सवाल बनाया, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में कुछ वैज्ञानिक पक्षाप मेघ विरलन तकनीक तथा समताप मंडल में सल्फेट वायु विलय अंतक्षेपण के उपयोग का सुझाव देते हैं। ये जो है ये करंट अफेयर्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मतलब सूखे जगहों पे अगर बारिश नहीं हो रही है तो क्या हम आर्टिफिशियल रेन का उपयोग कर सकते हैं, क्या हम आर्टिफिशियल तरीके से मेघ ला सकते हैं, क्या ऐसा संभव है? उसको लेके एक रणनीति थी, उसको लेके एक डेवलपमेंट था, उसके ऊपर यूपीएससी ने एक सवाल बना दिया। वायुमंडल में जो नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं कि कृत्रिम रूप से क्या हम बारिश करा सकते हैं, तो करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन था। एक और देखते हैं क्वेश्चन, ये अलियापुर, इस्लापुर और कांगबस्ती जो है ये तीनों जगह अभी हाल ही में जो है न्यूज़ में थे, क्योंकि यहाँ पर हमको एक विशाल जल भंडार मिला है, जमीन के नीचे बहुत बड़ा पानी का सोर्स मिला है जो कि उस क्षेत्र में सूखे की स्थिति को से निपट सकता है। तो इस संदर्भ में ये तीनों जगह अलियार, इसापुर और कांसाबत्ती, ये तीनों जगह न्यूज़ पे थी। यूपीएससी ने सवाल बना दिया कि क्यों न्यूज़ में थी, ये तीनों जगहों में ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण ये न्यूज़ था। तो करंट अफेयर्स में ऐसे सवाल भी पूछे जा रहे हैं। तो ये समसामयिकी और करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस थे, ये हम लोगों ने देख लिया। इसके अलावा कुछ फंडामेंटल अप्लाइड सवाल भी यूपीएससी के द्वारा पूछे जा रहे हैं। फंडामेंटल अप्लाइड्स जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने ऑलरेडी आपके उस पर अपलोड कर दिया है, आप लोग उसको देखिएगा। तो ये एक पहलू है। इसका मतलब है कि यूपीएससी के द्वारा जो भी सवाल पूछे जा रहे हैं, जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो सारे सवाल कहीं ना कहीं इससे जुड़े हुए फंडामेंटल अप्लाइड, अगर हम पहलू को देखें, जैसे फंडामेंटल अप्लाइड सवाल में ये सामने लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतया शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में है। जैसे मान लीजिए कि हम इसको देखते हैं, सिर्फ इसको देख लेते हैं, तो यहाँ पर सवाल क्या है? सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क, यानी कि एक इंफॉर्मेशन पूछ रहा है कि ये नेशनल पार्क है, लेकिन क्या पूछ रहा है कि कौन सा नेशनल पार्क शीतोष्ण अल्पाइन, यानी कि शीतोष्ण अल्पाइन एक क्षेत्र होता है, जलवायु का एक क्षेत्र होता है। अब अगर हमको इस शीतोष्ण जलवायु के क्षेत्र के बारे में समझदारी नहीं होगी, शीतोष्ण जलवायु के बारे में अगर हमको ये समझदारी नहीं होगी, शीतोष्ण अल्पाइन किसको कहते हैं, अगर इसको लेके अगर हमारी समझदारी नहीं होगी तो हम कैसे उस नेशनल पार्क को लोकेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर केवल इन्फॉर्मेशन नहीं पूछा जा रहा है आपसे, इन्फॉर्मेशन के साथ साथ उस कॉन्सेप्ट को भी साथ में जोड़ के पूछा जा रहा है। तो इसका मतलब है कि यूपीएससी के द्वारा जो सवाल पूछे जा रहे हैं, जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वो क्वेश्चंस की प्रकृति क्या है? 4 प्रकार की है, इन्फॉर्मेशन बेस्ड है, मैप बेस्ड है, करंट के साथ जोड़ के वो सवाल बनाए जा रहे हैं, और जो चौथा पहलू है वो है फंडामेंटल अप्लाइड सवाल। तो जितने भी सवाल अगर हम देखते हैं, जितने भी क्वेश्चंस हम देखते हैं, उन क्वेश्चंस में हमको एक यही समझदारी बनती है कि उसको लेके हमारी यही समझदारी बनती है कि यूपीएससी प्रभावी तरीके से इन 4 प्रकार के आयामों पे सवाल बना रहा है, आपसे वो 4 प्रकार के सवाल पूछ रहा है। तो इन 4 प्रकार के सवालों को लेके आप प्रभावी तरीके से तैयार करिए, प्रभावी तरीके से अपने पक्षों को तैयार करिए। अब इसमें सवाल ये उठता है कि हमको कोई भी टॉपिक है, ABCD कोई भी टॉपिक है भूगोल का, हमको उसको 4 तरीके से देखना है। उसको हमको देखना है कि इसका इन्फॉर्मेशन, इस टॉपिक से जुड़े हुए कुछ इन्फॉर्मेशंस क्या हैं, इस टॉपिक को क्या मैं मैप पे लोकेट कर पा रहा हूँ, मतलब मैप के लोकेशन का एक्सरसाइज करना। तीसरा, इस टॉपिक से जुड़े हुए करंट अफेयर्स के क्या है, कुछ नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं क्या। चौथा जो पहलू है, जो चौथा पक्ष है, वो यही है कि जो चौथा पहलू है वो यही है कि फंडामेंटल, हर टॉपिक का एक कॉन्सेप्ट होता है, हर टॉपिक का एक अपना कॉन्सेप्ट होता है।
अब इन सब चीज़ों को समझने के बाद कि 4 प्रकार के सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं, तो हम पढ़ें कहाँ से, हम कहाँ से पढ़ें, हम इन सब चीज़ों को कैसे तैयार करें। तो इन सब चीज़ों को तैयार करने के लिए हमारा रेफरेंस क्या होना चाहिए? तो इन सब चीज़ों को तैयार करने के लिए जो हमारा रेफरेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, उसको लेके हमारा एक समझदारी होना चाहिए या समझदारी बननी चाहिए। तो यहाँ पर रेफरेंसेस को लेके जो आपका रणनीति है वो ये है कि पहला एनसीईआरटी के कुछ मटेरियल को हमको पढ़ना है। इसमें हमको जो फोकस करना है वो है 11th और 12th क्लास की बुक। ये 2 किताबें हैं जो आप पढ़ सकते हैं, जो आपको एक फंडामेंटल या बेसिक जानकारी देता है। इसके अलावा जो दूसरा सोर्स है या रेफरेंस है वो एक किताब है, उसका नाम है जीसी लियोंग। जीसी लियोंग की किताब अंग्रेजी में आती है, हिंदी में उपलब्ध नहीं है। ये किताब एक अच्छी किताब है जो भौतिक भूगोल के बारे में एक प्रभावी समझदारी देती है हमको। अब चुनौती ये है, ये चैलेंजेस ये हैं कि जब आप इन किताबों को दोनों को पढ़ेंगे और यूपीएससी के द्वारा जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनको जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि सिर्फ इतना पढ़ने से काम नहीं चलेगा, हमको थोड़ा एडवांस लेवल पे जाना पड़ेगा। एडवांस का मतलब है इससे कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमको चाहिए, लेकिन ये एडवांस इंफॉर्मेशन हम कहाँ से लाएं? और यहाँ पर फैलाव बहुत ज़्यादा है, यानी कि हमारे पास कोई भी एक समग्र रूप से भूगोल की किताब नहीं है जिसमें हम सारे आयामों को प्रभावी तरीके से पढ़ पाएँ। इसी चीज़ को, गैप को भरने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है विजन आईएएस का मटीरियल। जो बच्चे ऑलरेडी पढ़े हुए हैं वो जानते हैं कि मटेरियल कैसा है। जो गैप है ज्योग्राफी का, भूगोल का, वो यही है कि अच्छे या स्तरीय मटेरियल का अभाव है या कंटेंट का अभाव है, और जो भी काम हुआ है वो अंग्रेजी में ज़्यादा काम हुआ है। तो विजन या हम लोगों ने एक जो बेहतरीन इसमें जो कंटेंट बनाया है वो कंटेंट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए कि इस विजन आईएएस के मटेरियल में एनसीईआरटी के सारे पहलुओं को तो कवर किया ही गया है। इसके साथ साथ एक जो किताब हिंदी में उपलब्ध नहीं है जो है जीसी लियोंग की किताब, और ये एक अच्छी किताब है और यूपीएससी के द्वारा इससे सवाल भी बनाए जाते हैं। हमने उस किताब का ट्रांसलेशन करके इसको इंक्लूड कर लिया है अपने मटेरियल में। इसके साथ ही साथ जो एडवांस लेवल पे जो डेवलपमेंट्स चल रहे हैं खास करके करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो कुछ समझदारी हमको एनसीईआरटी से थोड़ा आगे जाना है, उन स्टैंडर्ड रेफरेंसेस को भी हम लोगों ने एक साथ समाहित कर लिया है इस विजन आईएएस के मटेरियल में। तो विजन आईएएस का जो अपना मटेरियल है भूगोल का, वो अपने आप में समग्र रूप से भूगोल की समझदारी बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो मेरा सुझाव ये होगा कि जो बच्चे फंडामेंटल किताबें एनसीईआरटी, जीसी लियोंग पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों के साथ साथ कुछ एडिशनल सीखना चाहते हैं तो हमारा विजन आईएएस का मटेरियल वन ऑफ द बेस्ट है। जो लोग पढ़े हैं आप उनसे पूछिए, वो आपको बताएंगे इसके बारे में। ये रेफरेंसेज हैं। मेरा सुझाव ये होगा कि आप इस मटेरियल को बार बार पढ़ें, बार बार दोहराएं। ज़्यादा फैलाव करने की जगह सारगर्भित तरीके से कुछ चीज़ों को पढ़ें और उस पर प्रभावी तरीके से अपना जो है पकड़ स्थापित करें। इसके अलावा एक और जो चीज़ चाहिए आपको मैप के लिए, वो चाहिए आपको एटलस। और इस एटलस में आप कोई सा भी एटलस ले सकते हैं, टीटीके का एटलस ले सकते हैं या ऑक्सफोर्ड का एटलस ले सकते हैं। कोई सा भी आप एटलस जो भी आप लेना चाहें, टीटीके भी अच्छा है, ऑक्सफोर्ड भी अच्छा है। इन दोनों में से कोई भी एटलस आपके पास होना चाहिए। उस एटलस का इस्तेमाल मैप मेकिंग के लिए आप करें। बाकी क्लासेस में और भी चर्चा होती रहेंगी। इतना मेरी तरफ से भूगोल को लेके जो कुछ आयाम थे मैंने आपके साथ चर्चा किया। ऑल द बेस्ट, खूब मेहनत करिए और पॉजिटिव होके लगातार अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़िए। ऑल द बेस्ट।